वेलकम बैक टू जारप चौन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, पीवाईक्यू की सीरीज है, क्लास नंबर 7 है। आज की वीडियो में 23 अगस्त 2024 शिफ्ट 1 के पेपर को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। तो आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं 23 अगस्त 2024 शिफ्ट 1 के पेपर में हमसे किस प्रकार के सवाल इनपुट किए गए थे और उन सवालों को सॉल्व करने की हमारी क्या राइट स्ट्रेटजी होनी चाहिए, हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए। तो सेशन बहुत महत्वपूर्ण है, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। आप इसको बहुत ही कंसिस्टेंटली देखिए। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों तक जारप जोन को, हमारी वीडियोज को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं 1 से लेके 5 तक के जो क्वेश्चन है वो डेटा इंटरप्रिटेशन से संबंधित सवाल होते हैं। यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस बड़े मायने रखते हैं क्योंकि इंस्ट्रक्शंस के आधार पे ही सारा टेबल निर्भर होता है। तो देखिए इंस्ट्रक्शंस को, यहाँ पे 7 भिन्न भिन्न शहरों के नाम दिए गए हैं। ये जो शहरों के नाम है देखिए ABCD से लेके G तक हैं, ये 7 शहरों के नाम हैं। और इन 7 शहरों में रहने वाले जो बच्चे हैं वो 3 स्ट्रीम से आते हैं, कला से, विज्ञान से और वाणिज्य से। ये जो छात्र हैं भाई, ये स्नातक के छात्र हैं। ये 3 अलग अलग स्ट्रीम से पास आउट हुए हैं, 3 अलग अलग स्ट्रीम से पास आउट हुए हैं। तो उनका जो रेशियो है यहाँ पे आपको बतलाया गया है। कला, विज्ञान, वाणिज्य का जो रेशियो है यहाँ पे बतलाया गया। जैसे इसका मतलब यह है शहर ए में कला, विज्ञान, वाणिज्य में जो पास आउट बच्चे हैं उनका रेशियो है 2:4:5। अब देखिए इसके अलावा भाई जो तीनों शाखाएं आपने देखी आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स में, उसमें इसके बगल में देखिए 3 अलग अलग कॉलम बने हुए हैं, उसमें मेल एंड फीमेल का रेशियो भी आपको बतलाया गया है। अर्थात जो पहला कॉलम है जिसमें कला, विज्ञान और वाणिज्य का रेशियो दिया गया है, इसमें मेल एंड फीमेल इंक्लूड है। लेकिन जो उसके बगल में कला, विज्ञान और वाणिज्य का कॉलम है, इसमें कला के मेल एंड फीमेल, उसके बगल में विज्ञान के मेल एंड फीमेल और वाणिज्य के मेल एंड फीमेल का डाटा दिया गया है। बस आपको क्वेश्चन दिया गया है, उस क्वेश्चन को पढ़ना है और इनका जवाब देना है। ये जो पूरा का पूरा टेबल है, ये टेबल रेशियो पर निर्भर है। अगर आप रेशियो, अनुपात के बारे में बेसिक बातें जानते हैं तो आराम से सवालों को सॉल्व कर लेंगे। तो अब जो बच्चे रेशियो को तो जानते हैं वो बहुत आसानी से कर लेंगे, जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, उसको बहुत अच्छे से देखने का प्रयास करिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 3 व्यक्ति हैं, ABC 3 व्यक्ति हैं, हमारे पास 99 रुपए है। इस 99 रुपए को इनमें हमें बांटना है। अब बांटेंगे कैसे? बांटने के लिए हमको रेशियो बताया गया 3:5। आप 3:5 में इस 99 रुपए को तीनों लोगों में बांट दीजिए। तो आप कहेंगे सर मेरे पास 99 है, तो मैं आपसे कहूं कि A का कितना पैसा है, B का कितना पैसा है और C का पैसा है। तो इसके लिए आप करिएगा, देखिए तीनों का पहले रेशियो देख लीजिए कितना है। इसका 3 है, इसका 3 है, इसका 3 है, इसका 5 है और इन तीनों का जो पैसा है टोटल 99 रुपए है। तो आप इनके रेशियो को जोड़ लीजिए, 3, 3, 6, 5, 11। अर्थात आप कह सकते हैं जो 11 का मान है वो 99 रुपए है। 11 का मान 99 रुपए है। तो आपसे कोई एक भी पूछा जाए, चाहे जिसको पूछा जाए कि कहा जाए कि A का मान कितना होगा, तो आप कहेंगे 11 का मान 99 है, तो 3 का मान क्या होगा? आप इसको ऐसे कैंसिल आउट कर दीजिए, 11 9 99 और 3 9 27। तो ये A का मान हो गया कि भाई A को जो मिलेगा 27 रुपए मिलेगा। अगर B की बात होगी तो B का रेशियो भी 3 ही है, तो B को भी जो मिलने वाली वैल्यू है वो 27 ही होगी, अर्थात ये B की वैल्यू हो गई। लेकिन जब C की बात आएगी तो अब देखिए 3 का मान 27 है, तो C की अगर बात आएगी, C का रेशियो 5 है, वही इसका पैसा भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो 3 9 27 हुआ था, तो अभी क्या हो जाएगा, 5 9 45 हो जाएगा। अर्थात जो C को मिलने वाली वैल्यू है वो 45 रुपए है। तो इस हिसाब से आप वैल्यूज को बांट सकते हो। अच्छा, हमेशा ऐसा भी नहीं रहेगा, कई टाइम आपसे ऐसे कहा जा सकता है कि भाई कि जो B को मिलने वाली राशि, इसी रेशियो पे मैं बतला रहा हूँ, B को जो मिलने वाली राशि है वो 33 रुपए है। ऐसे बोल दिया गया B को जो मिलने वाली राशि है वो 33 रुपए है, तो C को कितना मिलेगा? तो आप कहेंगे B का रेशियो देखा हमने, B का रेशियो तो 3 है, तो मैं कहूंगा 3 का मान अगर 33 है तो अब C को कितना मिलेगा? 3 का मान अगर 33 है तो 1 का मान कितना होगा? तो 1 का मान 11 होगा। C का रेशियो कितना है? 5 है, तो 5 का मान कितना हो जाएगा? 55 रुपए। ठीक है, आपसे ऐसा भी कहा जा सकता है कि जो C है, रेशियो यही है, फिक्स्ड है, जो C है, C को जो मिलने वाली राशि है वो 70 रुपए है। C को मिलने वाली राशि 70 रुपए है, तो A को कितना मिलेगा? तो आपने देखा C का जो रेशियो है 70 है, 5 भाग बराबर 70 के,
तो 3 भाग बराबर कितना होगा, जब इसको हम कैंसिल आउट करने गए तो 14 25 70 होता है, तो 3 का मान जो हो जाएगा 42 रुपए हो जाएगा। अब से ऐसा भी कहा जा सकता है कि ए का जो वैल्यू है, ए का जो मान है वो 27 रुपए है, और आपको जानना क्या है बी और सी का अंतर क्या होगा। तो बी और सी का अंतर निकालने के लिए क्या करो, अगर ए की वैल्यू पता है तो आप बी और सी की तो निकाल लोगे, चाहे निकाल के उसको घटा दो, बड़ा हो जाएगा। अब छोटा कैसे करोगे भाई, बी और सी का जो अनुपात है इसी को घटा दीजिए आपस में, तो आपस में जब घटाएंगे तो निकल के आएगा कितना 2। अगर ए का मान 27 है और बी और सी का अंतर क्या होगा, तो अगर ए का मान 27 है मतलब क्या है 3 का मान 27 है, तो बस अंतर 2 आ रहा है, तो 2 के मान को निकाल लीजिए, 3 9 27 होता है, 9 2 18, अर्थात बी और सी का जो अंतर होगा वो 18 रुपए होगा। इस तरीके से आपसे सवाल इनपुट हो सकते हैं और इसी तरीके के सवाल टेबल में पूछे भी गए हैं। अच्छा एक बात और बतला दे, यहाँ पे देखिए जो ए की वैल्यू निकल के आई है वो 27 रुपए आई, बी की वैल्यू भी निकल के आई थी 27 रुपए, और सी की जो वैल्यू निकल के आई थी 45 रुपए। ठीक है, अब ऐसा भी कहा जा सकता है जो सी है, सी बी से कितना परसेंट अधिक है, सी बी से कितना परसेंट अधिक है, तो आप देखेंगे सी बी से कितना परसेंट अधिक है, तो पहले दोनों का अंतर देख लीजिए, दोनों का अंतर देखने जाएंगे तो 18 का अंतर आएगा, तो 18 गुणे 100 लिखिए, और किससे देखा जा रहा है सी बी से कितना परसेंट, मतलब जिससे कंपेयर किया जा रहा है आप उसको नीचे ले लोगे। ठीक है, तो 9 दूना 18 होता है और 9 त्रिक 27 होता है, तो ये 200 बन जाएगा, 200 बटे 3। अब 203 बटे 3 का मतलब है, भाग करके आप लोग देख लेना, लगभग में 66.67% आएगा, अर्थात जो बी है सी से 66.67% लगभग अधिक है। ठीक है, तो इस या ऐसा भी कहा जा सकता है कि जो बी है बी सी से कितना परसेंट कम है, अगर ये पूछा जाए तो फिर भी अंतर वही रहेगा, 18 गुणे 100 आएगा, जो नीचे अब तक 27 आता था वो 45 आ जाएगा, तो 9 बचे 45 करोगे, 9 दूना 18 करोगे, 100 दूना 200 होता है, 200 बटे 5 होता है, तो आप कहोगे सर सी बी से 40% कम है, सी बी से 40% कम है। तो इस प्रकार से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। अगर मेरी बताई इतनी बातें आपको समझ आई होंगी तो डीआई के जो अगले क्वेश्चंस हैं उसको आप बहुत आसानी से हैंडल कर लेंगे, तो चलिए पहले हम सवाल को स्टार्ट करते हैं। पहला जो सवाल हमसे दिया गया है, कहा गया कि यदि सिटी एफ से कॉमर्स में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या 3240 है, तो सिटी एफ देखो जरा, सिटी एफ यहाँ पे है, करा कॉमर्स से उत्तीर्ण छात्रों की संख्या 3240 है, तो कॉमर्स का रेशियो जरा देखो, कला विज्ञान वाणिज्य 3 नंबर पे वाणिज्य है, तो एफ में देखो कॉमर्स कहाँ है, यहाँ पर है। अब यही है सिटी एफ में कॉमर्स में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या 3240 है, अर्थात जो 3 का मान है वो 3240 के बराबर है। अब आगे पूछा गया सिटी एफ से उत्तीर्ण छात्रों की संख्या, सिटी एफ से उत्तीर्ण विज्ञान के छात्रों की संख्या का क्या परसेंटेज है। सिटी एफ से उत्तीर्ण छात्रों की संख्या का क्या मतलब है भाई, ये पूरे 2 4 3 मतलब कला विज्ञान वाणिज्य तीनों में पास होने वाले विद्यार्थी कितने हैं, उनका जो परसेंटेज है, विज्ञान में केवल पास होने वाले विद्यार्थियों का कितना परसेंट है। तो हमने देखा भाई कॉमर्स का 3 आया था, 3 का मान अगर 3240 है तो हम निकाल लेते हैं साइंस का कितनी वैल्यू है 4 है, तो 4 का मान क्या हो जाएगा जरा देख लो भाई, 3 से कैंसिल आउट करो इसको, 3 1 के 3 जाएगा, फिर 3 8 24 होगा, 0 हो जाएगा, मतलब 1080 आएगा। तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 का 0, 4 8 32 का 2, 32 पूरा आ जाएगा, 4 1 के 4। तो जो ये कौन है, ये विज्ञान के छात्र हो गए, ये विज्ञान के छात्र हो गए, और ये किसके थे, ये आपके कॉमर्स के छात्र थे। ठीक है, अब कॉमर्स, अब कहा गया कि उत्तीर्ण विज्ञान के छात्रों की संख्या पता चल गई। अब सिटी एफ से उत्तीर्ण छात्रों की संख्या, सिटी एफ में कितने छात्र आ रहे हैं, 2:4:3 टोटल आ रहे हैं, तीनों का योग कितना होगा, 3 4 7 और 7 2 9। अगर 4 का मान देखो जरा ध्यान से देखो, यही 4 का मान 4320 हो गया, तो 9 का मान कितना हो जाएगा, जरा कैंसिल करो इसको, 4 1 के 4 होता है, अब 4 8 32 जाएगा तो 0 आएगा, 1080 यहां भी आ गया, तो 9 का मान कितना होगा, 9 0 9 8 72 के 2, 7 पूरा आ जाएगा, 9 1 के 2। तो मतलब कि सिटी एफ में पढ़ने वाले छात्र, एफ के छात्र हैं पूरे के पूरे, सिटी एफ में पढ़ने वाले छात्र 9720 हो गए, और सिटी एफ में विज्ञान पढ़ने वाले 4320 हो गए, सिटी एफ में कॉमर्स पढ़ने वाले 3240 हो गए। अब यहाँ पे हमसे पूछा गया क्या है, सिटी एफ से उत्तीर्ण छात्रों की संख्या, सिटी एफ से उत्तीर्ण विज्ञान के छात्रों की संख्या का क्या परसेंट है।
तो कुल संख्या पूछा गया है कंपैरेटिवली किसके पूछा गया है, विज्ञान के। तो 9720 गुणे 100 कर देंगे, नीचे किसके कंपेरिजन किया जा रहा है, 4320 से, अर्थात विज्ञान वाले छात्रों से। जरा इसको कैंसिल आउट करो, यहां से यहां चला जाएगा, फिर देखो 4 से जाएगा, चला जाएगा, 4 एक्के 4 होता है, 4 अठे 32 होता है, 4 दूना 8 होता है, 4 चौका 16 होता है, और 4 तिहाई 12 होता है। अब 4 से तो जाएगा नहीं, 3 से जरा ट्राई कर लो, 3 त्रिक 9 होता है, और 3 छक 18, और ये 3 अठे 24, और 3 एक्के 3। अब देखो जरा 9 चौका 36 हो जाएगा, और 9 नवा 81 हो जाएगा। ठीक है, अब ये किसी से जाने लायक नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब 4 से जाएगा और 4 से 25 टाइम चला जाएगा, तो अब कुल मिला के बचा ये दोनों, तो 25 9 225% कह सकते हो कि जो कुल छात्र हैं वो विज्ञान की छात्र की अपेक्षा 225% अधिक हैं। जो कुल छात्र हैं किसके, यफ के, वो विज्ञान के छात्र की अपेक्षा 225% अधिक है। अर्थात इसका जो राइट आंसर होगा वो डी वाला हो जाएगा, 225%। ठीक है, तो अब इसका डी वाला विकल्प राइट है। तो उम्मीद करता हूं बताई बातें समझ आ गई होंगी। ठीक है, सेकंड पे आ जाओ। सेकंड जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया कि सिटी सी से आर्ट्स में उत्तीर्ण महिलाओं की संख्या 768 है। तो पहले सिटी सी को पकड़ो, सिटी सी से आर्ट्स में उत्तीर्ण महिलाओं की संख्या, आर्ट्स कहाँ है, यहाँ पे है। देखिए महिला की बात है तब हम यहाँ पे आए हैं, अगर केवल कहीं होता, केवल यहाँ पे कहा होता सिटी सी से उत्तीर्ण, सिटी सी से आर्ट्स में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या, तब मैं यहीं आ जाता, एक पे आ जाता। लेकिन यहाँ महिला कहाँ है, तो महिला का डाटा तो इसमें है, मेल फीमेल का डाटा तो इसमें है, इसीलिए यह सिटी सी से आर्ट्स में उत्तीर्ण महिलाओं की संख्या 768 है। जरा सिटी सी पे जाओ, आर्ट्स पे चलो, आर्ट्स में जो महिला है, पहला तो ये क्या है, ये मेल है और ये फीमेल है। मेल का भाग 31 और फीमेल का भाग 14। इसी प्रकार सिटी सी में देखोगे तो मेल का भाग 34 और फीमेल का भाग 16। तो महिलाओं की संख्या 768 है, अर्थात 16 का जो मान दिया है इसने 768 दिया है, 16 का मान 768 है। आगे जरा देखते चलो, करा यह सिटी सी से कॉमर्स में उत्तीर्ण पुरुषों की संख्या, सिटी सी से कॉमर्स में उत्तीर्ण पुरुषों की संख्या सिटी सी से उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या का लगभग परसेंट है। मतलब क्या है, पहले तो ये आपको फीमेल का पता है, तो पहले ये पता कर लो कि कला में कुल कितने छात्र हैं। ठीक है, फीमेल तो 768 हैं, लेकिन मेल और फीमेल मिला देंगे तो कितने हो जाएंगे, वो हो जाएगा कला का छात्र। तो हमने देखा कि 16 का मान 368 है, तो 16 और 34 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा। और ये जो 50 है, 50 क्या है, ये मेल एंड फीमेल दोनों हैं। मतलब अगर इसको आप निकाल लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कला में पढ़ने वाले छात्र कितने हैं। तो 50 हो गया, तो जरा इसको कैंसिल आउट करो भाई, 4 से ले जाओ, 4 चौका 16 होता है, और यहाँ पे 4 एक्के 4 होगा, 4 नवाई 36 होगा, और 4 दूना 8 होगा। अब भी ये चला जाएगा 4 से, 4 एक्के 4 होता है, यहाँ से 4 चौका 16 होगा, 4 अठे 32 होगा। अब 48 गुणे जरा 50 कर दो, तो 5 अठे 40 होता है, और 5 चौक 20, और 20 4 24 होता है, और 1 जीरो और बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि आर्ट्स में पढ़ने वाले कुल छात्र कितने हैं, आर्ट्स में पढ़ने वाले कुल छात्र 2400 हैं। आर्ट्स में पढ़ने वाले कुल छात्र कितने हैं, 2400 हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब आगे चलते हैं, सिटी सी से कॉमर्स में उत्तीर्ण पुरुषों की संख्या। तो देखो अब यहाँ पे ये आ गया, कला में पढ़ने वाले कुल छात्र कितने आ गए, 2400 आ गए, और कला विज्ञान और वाणिज्य का रेशियो कितना है, 1:4:2 है। अर्थात यहाँ पे 1 का मान कितना निकल के आया, 2400 निकल के आया। 1 का मान अगर 2400 निकल के आया, तो यहाँ से हमसे पूछा गया है क्या, सिटी सी से कॉमर्स में उत्तीर्ण पुरुषों की संख्या। तो यहाँ पे 1 का मान 24 है, तो कॉमर्स कौन है, कॉमर्स वाले 2 हैं, 2 नंबर। तो 1 का मान अगर 24 है, तो 2 का मान कितना हो जाएगा, 2 का मान 4800 हो जाएगा। लेकिन इस 4800 को तो आपको नहीं इस्तेमाल करना है, क्योंकि कहा है सिटी सी से कॉमर्स में उत्तीर्ण पुरुषों की संख्या, सिटी सी से कॉमर्स में उत्तीर्ण पुरुषों की संख्या। तो कॉमर्स कहाँ है, यहाँ पर है। ठीक है, कॉमर्स कहाँ है, यहाँ पर है। और ये जो 4800 है, 4800 कंप्लीट है, इसमें मेल एंड फीमेल दोनों हैं। तो हम कहेंगे क्या, ये और उनका जो रेशियो है 31:29 का है, 31 और 29 आपस में जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा। अर्थात जो 60 का मान है वो 4800 दिया है। तो हमको निकालना क्या है, केवल पुरुष का। तो पुरुष का जो रेशियो है कितना है, 31 है। तो जरा इसको कैंसिल आउट करो, 60 अठे जाएगा ना,
हाँ, अट्ठे जाएगा तो 80 हो जाएगा ये। अब 31 में 80 का आपको गुणा करना है, तो आप करोगे 8 एक्के 8 और 8 त्रिक 24 और यहाँ पे 0 लगाओगे। तो जो कॉमर्स में पढ़ने वाले पुरुष हैं वो कितने हैं? 2480 है। कॉमर्स में पढ़ने वाले जो मेल हैं वो कितने हैं? 2480 हैं। आगे पूछा गया सिटी सी से उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या का लगभग कितना है? तो सिटी सी में कुल कितने हैं? 1 4 2 है, अर्थात 4 1 5 5 2 7 है। एक का मान हमें पता चला है, एक का मान अगर 2400 है, एक का मान 2400 है तो 7 का मान कितना होगा? 7 डबल 0, 7 चौका 28 होता है, 7 दूना 14, 2 16 होता है। तो सिटी में सी में पढ़ने वाले कुल छात्र, सी के कुल छात्र कितने हो गए? 16800 हो गए। तो अब 2480 उसका कितना परसेंट है? बस आपसे यही पूछा गया है। तो 2480 का गुणा आप 100 कर दोगे और नीचे ले आओगे 16800, 16800। बस इसी को कैंसिल आउट कर लो आराम से, आप जवाब तक पहुंच जाओगे। 2 से 2 खत्म हो गया, अब 168 बच रहा है और 2480 बच रहा है। जरा अगर 4 से देखो कैंसिल आउट हो जाए, 4 चौक 16, हाँ 4 चौका 16 होता है, 4 दूना 8 होता है, तो ये 4 छंग 24 होगा, पूरा का खत्म। 4 दूनी 8, 620 हो गया। फिर से देखो 4 से तो ये जाएगा नहीं, 4 से तो अब नहीं जाएगा। अब जरा इसको देखो 2 से कैंसिल आउट करो या 21 से करो, 21 दूना 42, 21 63 हो जाएगा। 2 से पहले ले जाओ, 2 का 21 टाइम होगा, 2 का 2 तिहाई 6, 2 1 के 2। अब ये 310/21 हो गया, 310/21 मेरे ख्याल से तो जाएगा नहीं, आप भाग कर लो इसको। 310 में 21 से भाग करोगे तो 21 1 के 21 होगा, 0 3 बस 2 गए 1 और फिर से 0, 21 चौका 84, 21 पंचे 105 हो जाएगा। 21 चौका 84 था, 14 के आसपास कुछ, ये देखो 14.76 आएगा। एक ही आंसर है, इसलिए इसी को टिक करके आप आगे जा सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा 14.76% बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको अप्रोच लगानी पड़ेगी। थोड़ा सा मैं समय ज्यादा ले रहा हूं आपको समझाने के चक्कर में, वरना इतना समय नहीं लगता है हल करने में अगर आप प्रिपेयर्ड हैं और खूब सारी प्रैक्टिस किए हैं। ठीक है, तो राइट आंसर है 14.76। चलिए तीसरे पे चलते हैं। अब जो तीसरा सवाल है देखिए क्या कह रहा है। शहर ए के लिए यदि कला में उत्तीर्ण पुरुषों की संख्या 2480 है, खूब ध्यान से सुनिएगा। शहर ए के लिए यदि कला में उत्तीर्ण पुरुषों की संख्या 2480 है, अगर ये कहता कला में उत्तीर्ण कुल संख्या 2480 है तो हम मान लेते 2 का मान कितना है? 2480 है। लेकिन कह रहा है शहर ए के लिए यदि कला में उत्तीर्ण पुरुषों की संख्या, अर्थात कला कहाँ है? शहर ए का इतना है, उनका रेशियो मेल फीमेल का कितना है? 31:14 है। तो पुरुष का पूछा गया है, तो पुरुष का मतलब 31, अर्थात 31 का मान कितना इसने दे रखा है? 2480 रुपए दे रखा है। तो कह रहा है तो वाणिज्य और विज्ञान में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या के बीच अंतर क्या है? वाणिज्य और विज्ञान में उत्तीर्ण छात्रों के बीच संख्या का अंतर क्या है? तो पहले तो ये पता कर लीजिए भाई, जो ए है, ए में कला में पास होने वाले छात्र कितने हैं, क्योंकि आपको ए का पुरुष का पता है, 2480 पता है, 2480 छात्र हैं, तो कुल कितने होंगे? 31 और 14 जोड़ोगे तो 45 हो जाएगा। तो ये जो 45 है, 45 क्या है? 45 मेल एंड फीमेल दोनों हैं ए शहर के। ठीक है, तो 45 का मान कितना होगा? जरा इसको ले चलो, 31 अट्ठे देखो, 8 के 8, 8 त्रिक 24, 31 अट्ठे 248 होगा, अर्थात 80 यहाँ पे आ जाएगा। अब 45 का 80 में गुणा कर लो तो 8 पचे 40 हो जाएगा और 8 चौक 32, 32 4 36 हो जाएगा। तो ये कुल मिला के बन जाएगा, जो मेल एंड फीमेल बनेंगे वो 3600 बन जाएंगे। किस में? कला में पढ़ने वाले। ये कौन है? ए शहर में कला में पढ़ने वाले छात्र हैं। किसके? ए शहर में कला में पढ़ने वाले छात्र कितने हैं? 3600 हैं। हमसे पूछा गया है तो वाणिज्य और विज्ञान में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या के बीच अंतर क्या है? अब 3600 है और कला विज्ञान वाणिज्य का रेशियो क्या है? देखिए 2 4 5 का है, अर्थात ये जो 3600 आया है ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? ये 2 के बराबर हो जाएगी। और हमें दोनों का अंतर पूछा गया है, वाणिज्य और विज्ञान में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या के बीच अंतर पूछा गया है। हमने देखा वाणिज्य और विज्ञान के छात्रों के बीच अंतर कितना? 4 और 5 का रेशियो है, तो दोनों का अंतर क्या होगा? दोनों का अंतर 1 का होगा। छोटा बड़ा मत देखिए, बस अंतर देखिए, दोनों में अंतर कितने का होगा? 1 का होगा। अगर 2 का मान 3600 है तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 1 का मान 1800 हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो भी 1800 बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूं बातें समझ आ रही होंगी। क्वेश्चन नंबर 4 है,
यदि शहर जी से वाणिज्य में उत्तीर्ण पुरुषों की संख्या 2544 है। चलो शहर जी घूम आए, शहर जी है, शहर जी से वाणिज्य में उत्तीर्ण पुरुषों की संख्या 2544 है। शहर जी में वाणिज्य में मेल और फीमेल का रेशियो है 53:47, लेकिन इसमें मेल की संख्या दी गई है, अर्थात जो 53 की वैल्यू है वो हमको दी गई है 2544 रुपए। तो कह रहा है शहर जी से कला में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। शहर जी से ही कला में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। पहले तो वाणिज्य में कुल कितने पढ़ रहे हैं आप इसको पता कर लो, वाणिज्य में कुल कितने पढ़ रहे हैं। अभी तो जो पता है वो पुरुष का पता है, तो कुल पता करने के लिए क्या करेंगे, 53 का मान 2544 है, तो ये मेल का है, मेल फीमेल दोनों जोड़ दो, 53 47 जोड़ेगा तो 100 हो जाएगा। तो 100 का मान कितना हो जाएगा, 53 देखो कटेगा, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24 का 2, 8 पच्चे 40 जाएगा भाई। 53 कितना होगा, ये 50 चौका 200 होता है। इसको जरा भाग करके देखो 2544 से, तो 53 से जब ले जाओगे तो 53 चौके कितना होगा, 4 3 12 होता है, और 4 पच्चे 20, 4 3 12, 4 पच्चे 20, 20 1 21, 212 यही जाएगा। 53 चौके 212 हो जाएगा। तो 2 5 में से 1 4, इसको खत्म करो और इसको ले आओ। 53 अट्ठे कितना होगा, 8 45, ये जा सकता है। 8 3 24, 8 पच्चे 40, 2 42, ठीक है। 53 अट्ठे कितना हो जाएगा, 424, तो यहाँ पे कट के आ जाएगा क्या, 48। तो अब 100 में 48 का गुणा होगा तो ये 4800 बन जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि जी शहर में वाणिज्य में पढ़ने वाले लोगों की संख्या कितनी है, 4800 है। और इस रेशियो के हिसाब से देखेंगे तो जो 4 का मान है वो 4800 है, 4 का मान 4800 है। हमसे कहा क्या गया है, शहर जी से कला में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। कला का रेशियो कितना है, 3 है। कला का रेशियो कितना है, 3 है। अगर 4 का मान 4800 है तो 3 का मान क्या होगा, 3 का मान जब निकालने जाओगे तो 4 का 12 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 1200 आ जाएगा। 1200 का 3 में गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 3600 आ जाएगा। तो जो कला में पास होने वाले छात्र हैं वो कितने हैं, 3600 हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3600। नेक्स्ट है 5 सवाल और अंतिम सवाल है। कह रहा है कि शहर यफ से वाणिज्य में उत्तीर्ण पुरुषों की संख्या, खूब ध्यान से देखना, शहर यफ से, यफ कहाँ है, यहाँ पे है। कह रहा है कि वाणिज्य में उत्तीर्ण 16:11 है, ठीक है। वाणिज्य में उत्तीर्ण पुरुषों की संख्या शहर यफ से वाणिज्य में उत्तीर्ण होने वाली महिलाओं की संख्या से लगभग कितना % अधिक है। नंबर नहीं दिया है, कह रहा है वाणिज्य में उत्तीर्ण पुरुषों की संख्या और शहर यफ से ही वाणिज्य में उत्तीर्ण होने वाले महिलाओं की संख्या से लगभग कितना % अधिक है। अर्थात महिलाएं और पुरुष इसमें कितने हैं, पुरुष इसमें 16 हैं और महिलाएं कितनी हैं, 11 हैं। ये मेल हैं और ये क्या है, फीमेल हैं। तो कह रहा है कि भाई जो पुरुष हैं वो कितना % अधिक हैं। तो जरा देखो दोनों का अंतर कितना है, 5 का अंतर है। बस कुछ नहीं करना है, 5 गुणे 100 करना है और नीचे 11 करना है, ठीक है। 5 गुणे 100 करना है, 11 करना है, तो ये 500 हो जाएगा। 500 नीचे अब 11 है, तो एक बार देखो जरा, 11 पचे 11 चौका जाएगा ना, भाग करोगे तो 11 ही नीचे है, तो 11 चौका 44 हो जाएगा। तो फिर 6 बचेगा, 6 बचेगा 60 हो जाएगा, 11 पचे 55 जाएगा, 45 दशमलव कुछ। देखो यहाँ पर भी 45.45 लिखा है, तो यही इसका राइट आंसर बन जाएगा। हमने क्या किया, हमने देखा कि भाई वाणिज्य में उत्तीर्ण होने वाले पुरुषों की संख्या कितनी है, 16 है, और महिलाओं की संख्या कितनी है, रेशियो, अब संख्या नहीं दिया है, रेशियो में ही हम रेशियो का अंतर, अब देखिए इसका जो ये जो है यही रेशियो हमेशा बना रहेगा जब इस रेशियो में संख्या रहेगी। तो आप इसी को घटा लीजिए आपस में, 16:11 को हमने घटाया तो 5 आया, यही दोनों का अंतर है। अब 5 गुणे 100 नीचे किससे देखा जा रहा था, महिलाओं से देखा जा रहा था, तो महिलाओं का जो अंतर आएगा 45.45%, पुरुषों की संख्या महिलाओं से अधिक है। कितनी, 45.45%। अगर यही कहा जाता जो पुरुषों की अच्छा महिलाओं की संख्या पुरुषों से कितनी % कम है, कहा जाता महिलाओं की संख्या, अभी तो कहा गया कि पुरुषों की संख्या, कहा गया यफ से वाणिज्य में उत्तीर्ण होने वाले महिलाओं की संख्या से लगभग कितना % अधिक है, किसकी संख्या, पुरुष की संख्या। लेकिन यही अगर कहा जाता जो महिलाएं हैं महिलाओं की संख्या पुरुष से कितना % कम है, तो हम क्या करते भाई, अंतर तो 5 का ही है, 5 गुणे 100 पुरुष से कितना % कम है, तो 16 से कंपेयर हम कर देते। तो अब 4 चौका 16 होता है,
4 25 हम में 100 होता है, तो 25 पंचे 125, 125 बटे 4 होता, तो 4 तिहाई 12 होता, और 4 तिहाई 12 पूरा गया, 4 एक के 4 होता, फिर 4 दूनी 8 होता, 4 पच्चे 20 होता। तो हम कहते हैं कि 31.25% कम है। अगर कम कहा जाता, लेकिन यहाँ पे पुरुषों की संख्या पूछी गई थी, महिलाओं से कितना परसेंट अधिक है, तो जो राइट आंसर है वो 45.45% इसका राइट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं जो बातें हमने आपको बतलाई, ये पांचों डीआई के क्वेश्चंस के तरीके जो बतलाए आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आगे जो सवाल है वो अन्य यूनिट से आपसे पूछा गया है, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए ये रूब्रिक्स से सवाल पूछा गया है, असेसमेंट एंड रूब्रिक्स से सवाल पूछा गया है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन बी असर्टेड, किसका दावा किया जा सकता है, किसके संदर्भ में, रूब्रिक्स के संदर्भ में। जरा देखो सवाल का जो विकल्प दिया है, अ टूल यूज्ड टू इंटरप्रेट एंड ग्रेड स्टूडेंट बेस्ड ऑन स्पेसिफिक क्राइटेरिया। ये बात सही है। जो रूब्रिक्स होता है, रूब्रिक्स में किसी भी बच्चे का जब असेसमेंट किया जाता है तो रूब्रिक्स में हम कई एक क्राइटेरिया बांट लेते हैं, और पर क्राइटेरिया बच्चों का असेसमेंट हम करते हैं, जिससे ग्रेड निर्धारण में उसको इंटरप्रेट करने में बहुत मदद मिलती है। पहली बात तो सही है, ठीक है। दूसरा है मूल्यांकनकर्ता द्वारा आत्मनिष्ठ मूल्यांकन, या कहे कि सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन असेस किया जाता है। नहीं भाई, यहाँ पे सब्जेक्टिव नहीं होता है, एक तरफ से जान लीजिए कि ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। थर्ड ऑन है मूल्यांकनकर्ता, ये हो गया। थर्ड ऑन है इट इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस इन द ग्रेडिंग प्रोसेस। हाँ भाई, बिल्कुल फेयरनेस रखता है, क्योंकि हम बच्चों के पूरे प्रोजेक्ट को कई एक भागों में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। अब अलग अलग में उसका हम अंतर देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपका इंटरव्यू हो रहा है, अब उसका रूब्रिक्स पे आकलन किया जा रहा है, तो हम पहले देखेंगे आपका इंटरिंग व्यवहार कैसा है, ठीक है। इंटरिंग बिहेवियर मतलब कि जब आप इंटरव्यू रूम में आ रहे हो तो इंटरिंग बिहेवियर कैसा है, अच्छा, एक अलग कॉलम बना लिया। अब दूसरा मैंने बोला आने के बाद जो इंटरव्यूअर हैं उनसे जब आप पहली बार इंटरेक्ट होते हो तो उसका बिहेवियर कैसा है, ठीक है। फिर आप जो सवाल पूछे गए उसमें आपका बिहेवियर कैसा था, तो इसको हम चार, आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड कितना है, ठीक है, 4-5 भागों में हमने डिवाइड कर लिया। अब सब में अगर आपका इंटरिंग बिहेवियर बहुत अच्छा है तो जो भी हाईएस्ट नंबर होगा हमने उसको दे दिया। लेकिन आप जब आने के बाद हम लोगों से या इंटरव्यूअर से इंटरेक्ट होते हो तो वो उतना अच्छा नहीं था, तो मैंने उसके लिए 3 दे दिया। तो कहने का मतलब है कि एक जो बच्चा होता है, एक बच्चा जरूरी नहीं है कि सभी सेक्शन में बराबर परफॉर्मेंस कर पाए। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब कई एक भागों में उसको डिवाइड कर लिया गया तो जिसमें आपका अच्छा है उसमें अच्छा मिलेगा, खराब है तो खराब मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पारदर्शिता सुनिश्चित होती है, ये बात सही है, ठीक है। कहा गया ट्रांसपेरेंसी फिक्स होती है, सही है। नेक्स्ट ऑन नियमन के लिए यादृच्छिक मानक प्रोवाइड्स टू अपॉर्चुनिटी टू एस्टेब्लिश आर्बिट्री स्टैंडर्ड्स टू गाइडलाइन फॉर द रेगुलेशन, दिशा निर्देश स्थापित करने के अवसर प्रदान करता है, ये बात तो गलत हो जाएगी। इट इज इनोवेटिव असेसमेंट सिस्टम, ये बात सही है, ठीक है। तो आप देखोगे ए, सी और ई इसके लिए राइट विकल्प बन जाएगा, तो ए, सी, ई इसका राइट विकल्प है, इसके लिए 4th ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो जो आपका रूब्रिक्स होता है, रूब्रिक्स एक प्रकार का स्ट्रक्चर्ड टूल होता है, आप कह सकते हो, जिससे जो शिक्षक होते हैं, शिक्षकों द्वारा एक पहले से प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड तैयार कर लिया जाता है। इस क्राइटेरिया के आधार पर हम छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करेंगे। वो आपका कोई असेसमेंट हो सकता है, कोई परफॉर्मेंस हो सकता है, कोई प्रोजेक्ट का कार्य हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। तो रूब्रिक्स के माध्यम से उसका असेसमेंट किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ACE है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच वाज द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश इन इंडिया इन मॉडर्न टाइम्स। कह रहा है कि भाई प्राथमिक समाचार पत्र कौन सा है भारत के आधुनिक काल में जो कि पहले उसको प्रकाशित किया गया था। तो इसका जो पहला मतलब कि क्या कहा जाता है, जो पहला समाचार पत्र था जो भारत के आधुनिक काल में प्रकाशित किया गया था, वो जो था आपका हिक्की कहा जाता है, हिक्की बंगाल गजट करके, ये पहला समाचार पत्र था जो कि भारत में प्रकाशित किया गया था, ठीक है। तो इसको हम कलकत्ता जनरल एडवाइजरी के नाम से भी जानते थे, कि जो कि फर्स्ट न्यूज पेपर था। जेम्स अगस्टस हिक्की ने 1780 में कलकत्ता में इसको स्टार्ट किया था। इसी को मॉडर्न जर्नलिज्म के रूप में इंडिया में जाना जाता है। तो राइट आंसर है हिक्की बंगाल गजट, इस बात को ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी करेक्टली प्रेडिकेटेड, आप करेक्टली किसका अनुमान लगा सकते हैं। अब देखिए 3 स्टेटमेंट है, नहीं एक प्रीमाइस, 2 प्रीमाइस है। नो म्यूजिशियन इज ग्रेक, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ऑल ट्रेडर्स आर म्यूजिशियन। और थर्ड है देयरफॉर नो मर्चेंट इज ग्रीक,
ठीक है। दो प्रीमाइस है और एक कंक्लूजन दिया है। वेस्टर्न लॉजिक अगर आप जाके पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से ऐसे सवालों के आप जवाब दे पाओगे, ठीक है। हमने लॉजिकल रीजनिंग में वेस्टर्न लॉजिक को बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है। देखिए अब इट रिप्रेजेंट द शेप ऑफ अ सिंथेटिक डिवाइस, ठीक है। कह रहा है कि ये सिंथेटिक डिवाइस की तरह रिप्रेजेंट करता है। नहीं भाई, ये सिंथेटिक डिवाइस की तरह नहीं, मतलब सिंथेटिक डिवाइस का मतलब है कि ऐसे मान लो कि ये ट्री के स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंटेशन करता है, तो ऐसा लॉजिक इसमें नहीं होता है, ये ट्री के स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंटेशन नहीं करता है। तो खत्म करो इसको। दिस इज द ए कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, ए कॉन्फ़िगरेशन है, जरा देखो यहाँ पे कह रहा है कि नो म्यूजिशियन इज ग्रीक। नो का मतलब क्या है, हमने आपको बतलाया था AEIO, ठीक है। ए वाला ऑल होता है, ई वाला नो होता है, आई वाला सम होता है और ओ वाला सम नॉट होता है, ठीक है। तो जरा देखो ए आ रहा है, देखो यहाँ पे आल है तो ए आएगा और नो है तो ई आएगा। हाँ भाई आ तो रहा है, अर्थात बी वाला तो सही हो जाएगा। मतलब कि जो ऑल ट्रेडर्स आर म्यूजिशियन है ये ए टाइप का प्रीमाइस है, और नो म्यूजिशियन आज इज ग्रीक है तो ये ई टाइप की प्रीमाइस है, ठीक है। तो ए तो कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है। द टर्म इज ग्रीक इज द प्रेडिकेट टर्म। जो ग्रीक है वो प्रेडिकेट टर्म में है। प्रेडिकेट टर्म कौन सा होता है, जो ग्रीक है वो प्रेडिकेट टर्म में है। तो जरा देखो पहला स्टेटमेंट कहाँ है, नो म्यूजिशियन इज ग्रीक। तो म्यूजिशियन इसमें क्या है, सब्जेक्ट है, और ग्रीक क्या है, प्रेडिकेट है। तो प्रेडिकेट तो भाई आपका ग्रीक जो है प्रेडिकेट टर्म में है, ये बात तो सही है। अब देखो जो जिसमें बी सी है वो सही हो सकता है। देखो बी सी है इसमें भी, बी सी इसमें भी है, लेकिन ए दिया है, हमने देखा कि ए क्लियरली नहीं हो सकता है, तो ये वाला विकल्प तो नहीं हो सकता है। तो देखो डी ई है इसमें, बी सी है, ये नहीं है, खत्म कर दो। ए सी ई है, बी नहीं है, खत्म कर दो। अब बी सी डी है, तो यही इसका आपका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो देखो लास्ट में क्या दिया, द मिडिल टर्म इज नॉन एग्जिस्टेंस। कह रहा है कि मिडिल टर्म है ही नहीं। जरा देखो, न्यू म्यूजिशियन इज ग्रीक, ऑल ट्रेडर्स आर म्यूजिशियन। तो मिडिल टर्म निकालने का हमने तरीका क्या बतलाया था कि जो पहली प्रीमाइस और दोनों प्रीमाइस, मतलब सेकंड प्रीमाइस, प्रीमाइस 1 और प्रीमाइस 2 में जो कॉमन वर्ड है, तो नो म्यूजिशियन इज ग्रीक, ऑल ट्रेडर्स आर म्यूजिशियन, दोनों में कॉमन क्या है, म्यूजिशियन है। तो म्यूजिशियन क्या हो जाएगा, आपका मिडिल टर्म हो जाएगा। म्यूजिशियन क्या है, आपका मिडिल टर्म हो जाएगा। तो मिडिल टर्म तो है, लेकिन ये कह रहा है नॉन एक्सिस्टेंस है, तो डी वाला गलत हो जाएगा, अर्थात बी सी डी इसका राइट आंसर बन जाएगा। और लास्ट में एक विकल्प बच रहा है ना, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंक्लूजन इज टर्म परवेडिंग। कह रहा है कि जो कंक्लूजन का ऑब्जेक्टिव है वो परवेडिंग है। जो कंक्लूजन का ऑब्जेक्टिव है वो परवेडिंग है। बी सी डी राइट आंसर हो रहा है। द मिडिल टर्म इज नॉन एग्जिस्टेंट। अच्छा ये तो गलत हो रहा है ना, हाँ ठीक तो है। कहा गया, नो म्यूजिशियन इज ग्रीक हो गया, ऑल ट्रेडर्स आर म्यूजिशियन, म्यूजिशियन आपका प्रेडिकेट कहा गया भाई, द मिडिल टर्म इज नॉन एग्जिस्टेंट। कह रहा है कि मिडिल टर्म उपलब्ध नहीं है, जबकि मिडिल टर्म उपलब्ध है, ये वाला गलत हो गया। तो बी सी डी इसका राइट आंसर बन जाएगा। हम आपको बतला रहे थे कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंक्लूजन इज द टर्म परवेडिंग। परवेडिंग का मतलब क्या है, कह रहा है कि भाई जो कंक्लूजन का ऑब्जेक्टिव है वो सभी जगह व्याप्त है। तो भाई जो कंक्लूजन का ऑब्जेक्टिव है वो सभी जगह व्याप्त है। अगर आप ग्रीक को देखोगे तो ग्रीक आपका प्रीमाइस 1 में भी है और कंक्लूजन में भी है, ठीक है। इसी बात को बतला रहा है, तो इस हिसाब से इसका जो राइट आंसर होगा वो बी सी डी बन जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा इसको टिक करना भूल गया, एनिमेशन लगाना। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स प्रोड्यूस द लीस्ट अमाउंट ऑफ CO2 पार्टिकल्स ड्यूरिंग द कम्बस्टेशन, ठीक है। मतलब कि क्या है कि दहन के दौरान कौन सबसे कम कार्बन उत्पन्न करता है, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो आप सभी को पता ही होगा सबसे कम दहन के दौरान सबसे कम CO2 कौन देता है, CNG देता है। तो आप सभी पता है, क्योंकि CNG जो होता है इको फ्रेंडली भी है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है, सेफ भी है और एफिशिएंट भी है। तो आप कह सकते हो कि सबसे अच्छा फ्यूल इन सब में है वो CNG है, ठीक है। फोर्थ वाला विकल्प राइट है। नेक्स्ट ऑन है, अकॉर्डिंग टू द नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क NCRF, क्रेडिट लेवल ऑफ फॉर एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटीज टू बी अर्न आफ्टर डॉक्टोरल डिग्री PhD विल बी देयर, ठीक है। तो कह रहा है भाई देखिए NCRF ये 2023 से सवाल पूछा गया है। तो कह रहा है कि अगर भाई आप PhD करते हो तो
पीएचडी के दौरान अर्न होने वाला जो क्रेडिट स्तर है वो क्या है। कई बार इसको मैंने बतलाया है, जो इसका राइट आंसर बनेगा वो 8 बन जाएगा। अगर आप पीएचडी कर रहे हो तो उस दौरान जो क्रेडिट लेवल आपका होगा वो 8 होगा। ठीक है, जरा देखिए यहाँ पे हमने बताया ये उसी का स्क्रीनशॉट है जो मैंने लगाया है। यहाँ पे देखिए डॉक्टरल डिग्री है, डॉक्टरल डिग्री में जो आपको क्रेडिट लेवल अर्न होगा वो 8 अर्न होगा। जो टोटल क्रेडिट होगी आपकी 320 होगी। यहाँ पे देखिए ये जो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क क्रेडिट लेवल है वो पीएचडी के दौरान, देखिए यहाँ पे पीएचडी है ना, पीएचडी के दौरान ये आपको 8 क्रेडिट लेवल होगा। जो क्रेडिट अर्न ईयर होगा यहाँ तक 40 हो जाएगा और क्रेडिट पॉइंट्स अर्न होगा 320 होगा। तो अगर आप पीएचडी कर रहे हो तो वहां पे 8 मिलेगा। यहाँ पे इसी तरीके से सवाल पूछा जाता है, जैसे मान लो कि आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे 3 ईयर का बैचलर है और 4 ईयर का है। अगर आप 3 ईयर तक देखो यूजी 3rd ईयर कर रहे हो तो 5.5 है, अगर 4th ईयर तक जा रहे हो तो 6.0 है क्रेडिट लेवल। ठीक है, तो इस प्रकार से कई बार इससे सवाल पूछे गए, मैंने कई बार बताया भी है, तो एक बार आपको इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट, ये जो टेबल मैंने लगाया है एनसीआरएफ का जो नोटिफिकेशन आया है वहीं से मैंने इसको लिया है। तो आप लोग अगर डिटेल में पढ़ना है तो वहां पे जाके देख लीजिएगा, वरना मेरी वीडियोस भी देख लीजिएगा, वहां भी बतलाया हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा है कि 500 मीटर की दौड़ में ए बी से 20 मीटर आगे है। ए बी से 500 मीटर की दौड़ में ए बी से 20 मीटर आगे है। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब यह है कि अगर ए 500 मीटर जाएगा तो जो बी है वो 480 ही जाएगा। भाई तभी तो हो पाएगा, अगर ए 500 मीटर दौड़ रहा है तो 480 ही बी दौड़ रहा है, तभी तो आगे होगा। दूसरा कह रहा है कि 80 मीटर आगे है, यदि बी सी से पहले, कहां गया, ए बी से 20 मीटर आगे, 20 मीटर और 80 मीटर आगे है, किससे, बी से। 500 मीटर की दौड़ में ए बी से 20 मीटर और सी से, यहां से नोट कर लीजिएगा सी, ठीक है, सी से 80 मीटर आगे है। तो कहने का मतलब यह है कि ए अगर 500 जाएगा सी, तो सी कितना जाएगा, सी से तो वो 80 मीटर आगे है, अर्थात वो 420 ही जाएगा। कितना जाएगा, वो 420 ही जाएगा। तो आगे क्या कह रहा है कि पहले की तरह, यदि बी और सी पहले की तरह ही ठीक उसी गति से 100 मीटर की दौड़ में भाग ले रहे हैं तो बी सी से कितने मीटर आगे रहेगा। तो मतलब बी और सी जो है पहले की तरह भाई क्या कर रहे हैं, 100 मीटर की दौड़ में वो भाग ले रहे हैं। तो पहले बी एंड सी के हम गति का अनुपात देख लेते हैं। अगर ये 480 जा रहा है तो ये कितना जा रहा है, 20 जा रहा है, तो 480 है और 420 है, जरा 60 अट्ठे देखो, 60 अट्ठे 48 होता है ना, 8 होगा और 60 सत्ते 420, मतलब कि 8:7 का रेशियो है। तो कह रहा है बी सी से कितना मीटर आगे रहेगा, इस मतलब कि दौड़ कितने की है, 100 मीटर की है, तो क्या हो जाएगा 7 × 100 नीचे आ जाएगा क्या, 8 के। तो जब इसको अगर आप कैंसिल आउट करोगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ से 700 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से 700 बन जाएगा। अगर इसको 4 दूना 8 कर दो, 4 5 में 100 कर दो, तो ये कितना बन गया, 25 सत्ते 175 होगा। 25 सत्ते 175 जब होगा तो यहाँ से जाओगे 2 8 16, 1 आ जाएगा 5, फिर 10 आपका 5 आ जाएगा। अब 2 सत्ते 14 जाएगा, दशमलव नहीं आएगा, 2 सत्ते 14 जाएगा, 1 आएगा, फिर दशमलव जाएगा, 0 2 5 10। ठीक है, अर्थात 87.5 आ जाएगा। 87.5 स्पीड कितने की थी, 100 की थी, दूरी कितनी की थी, 100 की थी। तो अगर 100 में से 87.5 निकालोगे तो कितना बन जाएगा, यहाँ से 10 गए 5 आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2, 1 आ जाएगा, अर्थात 12.5 मीटर हो जाएगा। 12.5 मीटर इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो कुछ इस हिसाब से चीजों को आपको करना है। नेक्स्ट ऑन है, देखिए अब आपको मैच द कॉलम का सवाल है। अब इसको आपको देखना है, मैच कराना है, बहुत ही सरल है। वुमेन एजुकेशन, एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटीज, सेकुलर एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, सभी बच्चों को पता होगा अमूमन। अब डी का देखोगे तो राइट टू एजुकेशन कब आया था, 21A में इसकी बात हुई थी, अर्थात ये पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा। 21A इसका हो जाएगा। अब 21A होते ही जरा देखो डी का सेकंड है, डी का सेकंड है, तो इसको हटाई दो, इसको हटाई दो। अब वुमेन एजुकेशन की जब बात होगी तो वुमेन एजुकेशन की बात किस में आ जाएगी, थर्ड में आ जाएगी। तो ए का देखो थर्ड कहां पे है, ए का थर्ड कहां है, ए का थर्ड, अब ये अब तक ये विकल्प था, ये विकल्प था, इसमें डी का सेकंड दो में सही था, ए का थर्ड यहां पर भी है। अब भी तो ये चलेगा भाई, ए का थर्ड वुमेन एजुकेशन 15 का 2 हो गया। ठीक है, अब ये 15 का 3 हो गया। अब जरा देखो बच कौन रहा है, एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटीज एंड सेकुलर एजुकेशन बच रहा है। एजुकेशन ऑन माइनॉरिटीज पे जाओगे तो ये हो जाएगा बी का 4 हो जाएगा आपका, बी का 4 हो रहा है। तो बी का 4 होने का मतलब ये है कि ये चौथा हो गया,
अब ये चौथा हो गया, 3 4 1 हो गया, तो सेकुलर ऑफ एजुकेशन 2 हो गया। तो इस हिसाब से देखोगे तो जो राइट विकल्प बन जा रहा है वो ए वाला विकल्प राइट विकल्प इसका बन जा रहा है। तो अब देखिए जो शिक्षा से संबंधित कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल मेंशन किए गए हैं वहां से भी सवाल आते हैं, तो आप इसको ध्यान में रख लीजिएगा। जो आर्टिकल 15 है वो वुमेन एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, बिना भेदभाव के समान अवसर की भी ये बात करता है। जब आर्टिकल 15 के भागों में हम चलेंगे तो महिलाओं की शिक्षा की बात हुई है उसमें। आर्टिकल 29 पे जाओगे तो अल्पसंख्यक शिक्षा की बात किया है। आर्टिकल 28 पे जाओ तो धर्मनिरपेक्ष शिक्षा की बात हुई है। आर्टिकल 21A है आपका राइट टू एजुकेशन, जानते ही है। 14 में समानता की बात हुई है। 46 में सामाजिक न्याय और शिक्षा की बात हुई है, ठीक है। आर्टिकल 351 में चलोगे तो हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार की बात है। बाकी शिक्षा का संघ सूची में स्थान जो यूनियन लिस्ट में आता है, शिक्षा का समवर्ती सूची में स्थान आपका कंकरेंट लिस्ट में आता है, ठीक है। 42वां जो संविधान संशोधन था 1976 में था। 86वां संविधान संशोधन था 2002 में था। बाकी 42वां जो संशोधन था वो शिक्षा को समवर्ती सूची में डाल रहा था, और जो 86वें संविधान संशोधन था इसके माध्यम से आर्टिकल 21 जोड़ा गया जिसमें शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन को इंक्लूड किया गया, ठीक है। अब ये जो राइट टू एजुकेशन है 21A में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने की बात करता है। तो ये कुछ मुख्य इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द स्वयं प्रभा इज करेक्ट। कौन सा इसमें से करेक्ट है स्वयं प्रभा के पर्सपेक्टिव से। स्वयं प्रभा के बारे में टीचिंग एप्टीट्यूड में मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है, आप वहां पे देख लीजिएगा। यहाँ पे केवल सवालों तक चलते हैं। करा इट वाज द स्टार्टेड बाय अबुल कलाम आजाद। भाई गलत कर दो, पहला ही स्टेटमेंट गलत हो गया। अबुल कलाम आजाद के माध्यम से नहीं किया गया था, 2017 में इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। डीटीएच चैनलों के माध्यम से शिक्षा पाठ्य सामग्री प्रसारण के लिए सैटेलाइट का प्रयोग होता है, सही है। स्वयं प्रभा के वेब पोर्टल का अनुरक्षण कौन कर रहा है भाई? स्वयं प्रभा के इन्फ्लिपनेट गुजरात द्वारा किया जा रहा है, सही बात है। टेक्स्ट इज स्वयं प्रभा एनपीटीईएल आईआईटी यूजीसी सीईसी प्रोवाइडेड बाय इग्नू, ये भी बात सही है, ठीक है। अर्थात पहले को छोड़ के सब सही है, अर्थात इसमें से पूछा गया है इनकरेक्ट, अर्थात पहला ही वाला इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है। अब ये टाइप्स ऑफ वेरिएबल से सवाल है, शायद ही किसी को ना पता हो। बी का इसमें हो जाएगा, देखिए क्रम सूचक है, ऑर्डिनल की बात कर रहा है। ऑर्डिनल में सर्टिफिकेशन लेवल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे रैंकिंग आती है, तो इसका तो फर्स्ट हो जाएगा। अब ईयर ऑफ डेथ पे जाओगे तो ये क्या हो जाएगा? इंटरवल हो जाएगा। कई बार बताया है मैंने इसको। रेशियो पे चलोगे तो रेशियो वेट पे आ जाएगा क्योंकि ये क्या होता है? 0 हो सकता है। अब नॉमिनल पे चलोगे तो नॉमिनल पे एथेंटिसिटी आ जाएगी, तो ये फर्स्ट है। तो इस हिसाब से देखोगे ए का फर्स्ट है और डी का सेकंड है। ए का फर्स्ट और डी का सेकंड कहाँ है भाई? तीसरा, ए का फर्स्ट है ना, ओ सॉरी, ए का थर्ड है, ए का थर्ड है, ए का थर्ड है और डी का सेकंड है। ए का थर्ड है और डी का सेकंड है, तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। तो डी वाला विकल्प इसका राइट आंसर है। इसके बारे में बताया 4 प्रकार के लेबल्स हैं, डेटा के या वेरिएबल्स के कह सकते हो। नॉमिनल जो होता है कैटेगरी का निर्धारण करता है। ऑर्डिनल मतलब कैटेगरी और ऑर्डर दोनों का। इंटरवल नेम ऑर्डर और प्रोपोर्शनेट इंटरवल का मतलब कि 2 यूनिट्स के बीच में बराबर अंतराल हो। रेशियो पे जाओगे तो नेम ऑर्डर प्रोपोर्शनेट इंटरवल प्लस एब्सोल्यूट 0, मतलब कि कोई भी वैल्यू यहाँ पे 0 हो सकती है, मतलब कि यहाँ पे फिक्स्ड है। तो ये चारों को आप देखिएगा, नॉमिनल के अंदर जो फीचर है वो ऑर्डिनल के अंदर है प्लस इंक्लूड है। ऑर्डिनल के अंदर है वो इंटरवल के अंदर है प्लस एक फीचर इंक्लूड है। इंटरवल के अलावा रेशियो पे जाओगे तो इन सब के फीचर्स रेशियो में है प्लस एब्सोल्यूट 0 भी इंक्लूड होता है। यहाँ पे आप केवल कंपैरिजन कर सकते हो, यहाँ पे छोटा बड़ा भी देख सकते हो, यहाँ पे आप छोटे कैलकुलेशन भी कर सकते हो, यहाँ पे गुणा भाग हो सकता है, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो हो रहा है यहाँ पर होगा, लेकिन यहाँ पर जो हो रहा है जरूरी नहीं है कि मतलब कि रेशियो का जो फीचर है जरूरी नहीं है कि वो नॉमिनल में हो, लेकिन नॉमिनल का जो फीचर है वो कंफर्म है कि रेशियो में होगा। ऑर्डिनल का जो फीचर है रेशियो में होगा। इंटरवल का जो फीचर है रेशियो में होगा, लेकिन रेशियो का फीचर जरूरी नहीं है कि यहाँ पर हो, जरूरी नहीं है कि यहाँ पर हो और जरूरी नहीं हो यहाँ पर हो। तो इतनी बातें मेरी ध्यान में रखिएगा। ये टेबल एक बार पढ़ लीजिएगा, मैंने कई बार पिछले सेट में भी इसको बतलाया तो फिर से नहीं बतला रहा हूँ, ठीक है। जरा देखो ये कम्युनिकेशन से सवाल है, क्वेश्चन नंबर 15 है। यहाँ पे भी अच्छा ये भूल गया है, यहाँ पे लिख लीजिएगा कम्युनिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे इससे संबंधित कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई है। यहाँ पे इंटरव्यू है, न्यूज़पेपर है, क्लास है, अटेंशन है। अटेंशन मतलब ध्यान देना। अटेंशन मतलब क्या होता है? ध्यान देता। ध्यान किस में हम करते हैं? ध्यान का मतलब है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। जब हम इंट्रापर्सनल, माफ करिएगा, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होता है जब हम खुद से बात करते हैं। तो डी का तो सेकंड है, तो डी का जैसे ही सेकंड है ये सब खत्म हो गया। जो डी वाला विकल्प है वो राइट आंसर बन जाएगा। जब क्लास में रहोगे तो क्लास में क्या करोगे? क्लास में आप अकेले बैठते नहीं, कई लोग बैठते हो, तो ये ग्रुप कम्युनिकेशन हो जाएगा, सी का पहला हो जाएगा। जब न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो तो न्यूज़पेपर क्या है? ये इंटरव्यू है,
और न्यूज़पेपर में क्या है, न्यूज़पेपर में कुल मिला के पब्लिक कम्युनिकेशन होता है, तो ये चौथा हो जाएगा। और जो आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन मतलब दूसरे से बातचीत, इंटरव्यू में क्या होता है भाई, किसी इंटरव्यूअर होता है, एक इंटरव्यू होता है जिससे आपस में बातचीत होती है। तो इस हिसाब से देखोगे तो डी वाला विकल्प इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट ऑन, अब देखो ये वर्बल कम्युनिकेशन है जिसमें शब्दों से बातचीत होती है। नॉन वर्बल है, हाव भाव, चेहरे मतलब वेशभूषा या मतलब बोलना नहीं है, सिंबल से बात होती है। विजुअल कम्युनिकेशन है जिसमें हम चित्र, ग्राफ वगैरह इस्तेमाल करते हैं। रिटन है भाई, लिख के रिपोर्ट, ईमेल, नोट्स वगैरह, इससे। फॉर्मल कम्युनिकेशन है जिसका समय, टाइम सब फिक्स होता है। इनफॉर्मल में जैसे हम लोग गपशप करते हैं कैंटीन में, घूमते हुए, सड़क पर चलते हुए। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है जब दो समान लेवल के लोगों में बात होती है, जैसे दो स्टूडेंट्स में आपस में बात होगी तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा। वर्टिकल कम्युनिकेशन का मतलब, वर्टिकल कम्युनिकेशन दो प्रकार का हो सकता है, एक अपवर्ड कम्युनिकेशन हो सकता है, दूसरा डाउनवर्ड। अपवर्ड कब होगा, मतलब कि जब आपका जो कर्मचारी है, छोटा कर्मचारी बड़े कर्मचारी की तरफ बातचीत कर रहा है। और डाउनवर्ड कब होगा, जब बॉस आपका नीचे के कर्मचारियों से बात कर रहा है, ठीक है। तो वर्टिकल कम्युनिकेशन दो होते हैं, अपवर्ड एंड अपवर्ड। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इंट्रा है जब आप स्वयं से संवाद करना चाहते हैं, जैसे सोच विचार करते हो, आत्ममंथन करते हो कि मैंने कैसे गड़बड़ कर दिया, मेरा जेआरएफ नहीं हुआ, मेरा नेट नहीं हुआ, ठीक है। तो आप खुद पर विचार कर रहे हो, तो ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का उदाहरण है। इंटरपर्सनल पे चलोगे जब दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में आपस में संवाद हो, जैसे अपनी इसी प्रॉब्लम को आप अपने दोस्त से शेयर कर रहे हो, तो क्या है, इंटरपर्सनल है। जब वो इंटरपर्सनल है जब आप खुद से अकेले में चर्चा कर रहे हो, तो क्या है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है। ग्रुप कम्युनिकेशन क्या है भाई, एक छोटे से ग्रुप में 4-6-10 लोग हैं जिसमें हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, टीम मीटिंग हो रही है, कक्षा में चर्चा हो रही है, तो ग्रुप कम्युनिकेशन है। पब्लिक कम्युनिकेशन का मतलब कि बड़े समूह में कम्युनिकेशन होता है। पब्लिक कम्युनिकेशन का मतलब है कि बड़े समूह में कम्युनिकेशन होता है। जैसे नरेंद्र मोदी साहब क्या करते हैं, बिहार में खड़े होकर भाषण दे रहे हैं, तो क्या है, पब्लिक कम्युनिकेशन का उदाहरण है। अब मास कम्युनिकेशन क्या है, मास कम्युनिकेशन भी बड़े लेवल पे होता है, लेकिन यहाँ पे जो हम सहारा लेते हैं वो टीवी, रेडियो, अखबार, सोशल मीडिया, मतलब टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं, तो मास कम्युनिकेशन बन जाता है, ठीक है। मास कम्युनिकेशन में जो रिकॉर्डेड होती है वीडियो, जो उसमें तो एडिट करना पॉसिबल होता है, जो अनरिकॉर्डेड होती है, लाइव होती है, उसमें भी एडिट नहीं हो पाता है। जो पब्लिक कम्युनिकेशन है, पब्लिक कम्युनिकेशन इसीलिए जन समूह का संवाद होता है, इसमें भी आपको एडिट करने का मौका नहीं मिलता। जैसे नरेंद्र मोदी साहब खड़े हैं, तुरंत का तुरंत बोल रहे हैं, तो उसमें जो बोल गए, चाहे गलत बोले चाहे सही बोले, वो तो निकल गया, वो रिकॉर्ड हो गया, बार बार वही रिवाइज होता है। तो ऐसे सभी नेताओं के लगभग कुछ न कुछ बातें आप लोग ऐसी देखी होंगे रील के रूप में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, ये भी देखिए आपका क्रॉस मैच का सवाल है, आपके पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट से पूछा गया सवाल है, ठीक है। पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट से पूछा गया सवाल है। देखिए सेंडई फ्रेमवर्क की बात करता है। सेंडई फ्रेमवर्क कब है, 2015 से 30 तक चलता है। जो सेंडई फ्रेमवर्क है 2015 से 30 तक का इसका सेशन है। ये बेसिकली आपदा जोखिम के न्यूनीकरण से संबंधित, मतलब डिजास्टर रिस्क से संबंधित है। तो ए का तो तीसरा हो जाएगा, और जैसे देखो ए का तीसरा होगा तो सबकी कहानी खत्म हो गई। पहला वाला विकल्प इसका राइट आंसर बन जाएगा। आपका जो मॉनेटरी कॉन्शियस है, ये आपके फाइनेंशियल मतलब फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट से, मतलब कि विकास के लिए वित्त का व्यवस्था कराने से संबंधित है। तो ये तो हो गया चौथा। और बीजिंग जो डिक्लेरेशन है ये 1995 में आया था। और जो मॉनेटरी है, मॉनेटरी आपका 2002 में आया था, ठीक है। ध्यान से देखते रहिएगा, ये सब डाटा आपसे पूछ लेता है। जो बर्टलैंड रिपोर्ट है वो 1987 में हुई थी। जो बीजिंग डिक्लेरेशन है, बीजिंग डिक्लेरेशन में चीजें क्या हुई थी भाई, महिलाओं के अधिकारों की बात हुई थी यहाँ पे। अच्छा, इसके पहले आप देख लो ब्रंटलैंड रिपोर्ट को देख लो। ब्रंटलैंड रिपोर्ट जो था वो आपका क्या करता था, ब्रंटलैंड रिपोर्ट बेसिकली आवर शेयर्ड फ्यूचर्स की बात करता था। मतलब कि एक तरफ से ऐसे जानो, ये सतत विकास की बात करता था, साझा विकास की बात करता था, फ्यूचर की बात करता था। तो कौन, ब्रंटलैंड रिपोर्ट में इन सब की बात की गई है। तो ये तो सेकंड हो गया। और जो सी है, सी का आपका हो गया इक्वल बिटवीन मेन एंड वुमेन की बात करता है, ठीक है। तो इसका हो गया पहला। तो इस हिसाब से आप देखोगे तो इसका जो चौथा विकल्प है वो राइट आंसर बन जाएगा। तो कुछ देखिए, ये सब फैक्ट वाली चीजें हैं, आपको याद करनी ही पड़ेगी। इन्वायरमेंट के यूनिट में जाओगे तो मैंने इन सब के बारे में पढ़ाया है, ठीक है। ये देखिए सेंडई फ्रेमवर्क है, 2015 से 30 इसका ड्यूरेशन है। बेसिकली जो डिजास्टर रिस्क है उसको कम करने के लिए इसमें प्रयास किया गया है। इसमें 4 प्राथमिकताएं होती हैं। पहली तो भाई कितनी जोखिम है इसको समझना है, शासन को मजबूत करना है, लचीलापन हो जिसके लिए निवेश करना है,
पुनर्निर्माण एंड सुधार करने की बात हो, मतलब कि बिल्ड बैक टू बेटर की बात होती है, मतलब कि पहले से हमें अच्छा करना है। मॉनेटरी जो कंसेस है वो बेसिकली जो फाइनेंसिंग की व्यवस्था करना है डेवलपमेंट के लिए, इसमें वैश्विक सहमति की आवश्यकता होती है। सहायता, व्यापार, निवेश, ऋण आदि इसमें शामिल होते हैं। बीजिंग डिक्लेरेशन प्लेटफॉर्म है 1995 में, इसकी बात हुई थी। बेसिकली महिला के अधिकारों, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए 12 प्रमुख क्षेत्रों में वैश्विक प्रतिबद्धता दिखाई गई थी। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, हिंसा, निर्णय निर्माण इत्यादि हैं जो कि इससे संबंधित हैं। और बटलैंड रिपोर्ट है, ठीक है। बटलैंड रिपोर्ट को आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से जाना जाता है। 1987 में ये रिपोर्ट आई थी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके आई थी, इसीलिए 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन में सतत विकास पर खूब ज्यादा फोकस किया गया था। तो ये सारी बातें हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। सेंडाई फ्रेमवर्क, आपदा जोखिम से मॉनेटरी, विकासशील देशों के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की बात, बीजी डिक्लेरेशन, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात, समान अधिकार की बात, ब्रटलैंड रिपोर्ट में सतत विकास की नींव रखने वाली ऐतिहासिक रिपोर्ट आई। इसी रिपोर्ट के आधार पर पृथ्वी शिखर सम्मेलन में सतत विकास को फोकस किया गया था, ठीक है। अब देखो अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन और संधियां हैं कुछ जो सी आपसे पूछे जा सकते हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा। 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन, 73 में सिटीज है, 1979 में जिनेवा वायु प्रदूषण सम्मेलन होता है, 85 में वियना कन्वेंशन है, 87 में मॉन्ट्रियल है, 89 में बेसल है, 92 रियो समिट, 97 क्योटो, 1998 रॉटरडैम, 2001 में स्टॉक होम कन्वेंशन, 15 में पेरिस, 17 में मिनामाटा, 22 में ग्लोबल प्लास्टिक संधि होती है और 23 में आपका हाइड्रोजन इनोवेशन मिशन चलता है। तो इन सब की बातों को आप, ये जो डिटेल में चीजें हमने रखी है कि स्टॉकहोम सम्मेलन में क्या हुआ था, तो वैश्विक पर्यावरण सम्मेलन था, ओनली वन अर्थ की बात हुई थी। और जो आपका साइट्स है ये संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करने से संबंधित है। तो इन सब चीजों पे आप एक बार ससरी निगाह से जरूर देख लीजिएगा। जो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ओजोन परत की रक्षा के लिए वियना कन्वेंशन और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जलवायु परिवर्तन के लिए क्योटो और पेरिस समझौता, प्रदूषण नियंत्रण के लिए बेसल, स्टॉक, मिनामाटा एंड ग्लोबल प्लास्टिक संधियां, ये सब प्रदूषण से हैं। जैव विविधता से संबंधित साइट्स है और रॉटरडैम कन्वेंशन है। और सतत विकास की शुरुआत के लिए स्टॉकहोम है और रियो सम्मेलन है, नवाचार है और ऊर्जा के लिए हाइड्रोजन मिशन 2023 है। तो सबको कैटेगराइज्ड हमने कर दिया है, एक बार इसको आप देख लीजिएगा। आपका बहुत पॉसिबिलिटी है कि यहां से सवाल इनपुट हो जाएंगे, ठीक है। Which of the following is known as the one country one student ID card? One country one student ID card, ये इसका जो आधार कार्ड है, नहीं भैया गलत है, पैन है, स्टूडेंट के लिए ना, वोटर आईडी है, नहीं है, पैन नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वो अपार कार्ड है। वो क्या है? अपार कार्ड है। तो अपार कार्ड के बारे में थोड़ी जानकारी लीजिएगा। वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी किसको बोला जाता है? अपार को बोला जाता है। अपार का मतलब है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, आप ध्यान में रखिएगा। इसकी जो बेसिकली इसको इनिशिएट किया गया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 को ध्यान में रखते हुए इसको इनिशिएट किया गया था। और बोला गया भाई ये जो यूनिक आईडी है ये लाइफ लॉन्ग आईडी रहेगी किसी भी स्टूडेंट की, जिसके आधार पे भाई उसके एकेडमिक जर्नी को, स्कूल टू हायर एजुकेशन की जर्नी को मेजर कर लिया जाएगा। तो अपार क्या है भाई? ये 12 डिजिट का अपना नंबर है, आधार कार्ड की तरह ही। एजुकेशन इकोसिस्टम रजिस्ट्री है, यानी 2020 के अकॉर्डिंग है, उसके भाग के रूप में इसको शामिल किया गया है। बेसिकली एकेडमिक रिकॉर्ड, क्रेडिट, स्कॉलरशिप एंड अचीवमेंट, जो एनसीआरएफ में अभी आपने क्रेडिट वगैरह देखी, उन सब का रिकॉर्ड अपार आईडी के माध्यम से ट्रैक किया जा सकता है, ठीक है। बेसिकली आधार के माध्यम से आइडेंटिफिकेशन इसमें कर लिया जाता है। आप डिजिटली एक्सेस होता है भाई स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को और इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से। इसके फायदे बहुत सारे हैं। एबीसी अर्थात एकेडमिक बैंक क्रेडिट से ये इंटीग्रेट होता है। आपको एक स्थान पर ऑल रिकॉर्ड्स इन वन प्लेस, एक स्थान पे सारे आपके रिकॉर्ड्स आ जाते हैं, इजीली ट्रांसफर हो सकता है। स्कॉलरशिप बेनिफिट्स वगैरह डायरेक्टली लिंक होते हैं इस आईडी से, आप आसानी से ट्रैक कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो फ्रॉड को, जैसे फेक सर्टिफिकेट्स, डुप्लीकेट इनरोलमेंट्स वगैरह है, तो आप आराम से इसको यहाँ से ट्रैक किया जा सकता है, ठीक है। अब देखो वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी, अपार कार्ड, ये तो वही बातें हुई जो हमने आपको बतला दिया, ठीक है। तो व्हाट इज अपार? अच्छा वही तो हो गया, सब दोबारा आ रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 20 है, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब देखो किसी में नहीं बताए, इसमें भी नहीं बताएंगे, तो 17 में 12 का भाग करना है। जो भी आए नोट कर लेना है, सबको इसी में से भाग कर लेना है। इसका जो राइट आंसर है वो BDCA है, मतलब 13 में 19 का भाग करोगे तो ये आएगा, 16 में 23 का, 12 में 17 ये। तो बस इसको क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते क्रम में अरेंज कर लेना, आराम से कर लोगे, किसी भी बच्चे का सवाल गलत नहीं होता होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 21 है, अकॉर्डिंग टू द यूजीसी रेगुलेशन ऑन प्लेगरिज्म 2018 विच ऑफ द फॉलोइंग सिमिलरिटीज कॉन्स्टिट्यूट लेवल 1 प्लेगरिज्म। कौन सा लेवल 1 प्लेगरिज्म में आता है? लेवल 0 तो आप देख ही रहे हो, लेवल 1 है आपका 10 to 40% के बीच में, तो 10 to 40% ये आपका हो गया 10%, 40 नहीं आएगा ना, 28 आ जाएगा और 37 आ जाएगा। कहने का मतलब ये है
कि ए हो गया, सी हो गया और ई हो गया, इसका राइट आंसर है ए सी ई, इसका राइट आंसर है। कल की वीडियो में बहुत डिटेल में बताया था इसमें। ये देखिए ये लेबल्स हैं, ये लेबल 0 अप टू 10% है, जिसके लिए कोई पेनाल्टी नहीं लगती है आपको। लेकिन अगर आप 10% टू 40% तक की प्लेगरिज्म करते हो तो आपको रिवाइज थीसिस जमा करनी पड़ेगी 6 महीने के अंदर में, और आपसे अपनी मैन्युस्क्रिप्ट वापस लेने के लिए कहा जाएगा। अगर आप 40 टू 60% के बीच में प्लेगरिज्म करते हो तो एक तो डिबार्ड कर दिया जाएगा आपको 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के बाद ही अपनी रिवाइज थीसिस आप जमा कर पाओगे, मैन्युस्क्रिप्ट वापस करने के लिए कहा जाएगा। जो सुपरवाइजर होगा उसकी एनुअल इंक्रीमेंट 1 साल की रुक जाएगी, 2 साल तक वो पीएचडी वगैरह नहीं करा पाएगा। लेवल 3 पे चलोगे 60% है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपके कैंसिल हो जाएंगे, बिल्कुल कैंसिल हो जाएंगे। अगर 60% के ऊपर प्लेगरिज्म आता है आपका तो आपका रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल कर दिया जाए, मैन्युस्क्रिप्ट वापस हो जाएगी। जो सुपरवाइजर है 2 साल का एनुअल इंक्रीमेंट रुक जाएगा, 3 साल तक उसको किसी भी शोध कार्य में जोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, बस ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, आइडेंटिफाई द नंबर्स टू ऑकर इन द सीरीज, आपको फाइंड आउट करनी है। सीरीज है आपकी 1 7, देखो 1 7 बताऊं इसको 17 31 49 है। तो कह रहा है कि आगे की संख्याएं क्या हो सकती हैं, आपको इसको फाइंड आउट करना है। तो अब देखो जरा, इसमें जरा देखोगे तो अंतर कितने का है, इसमें अंतर 6 का है, इसमें अंतर 7 10 17 होता है 10 का है, इसमें देखो 14 का अंतर है, इसमें आपका 31 9 में से गए क्या होता है 8 होता है, 4 में से गए 3, 4 में से गए, ओ गड़बड़ हो रहा है क्या, 31 के बाद 49 आ गया है, तो 49 में से 31 निकाल रहे हैं तो 9 में से गए 8, 4 में से 3 गए 1 होता है, तो 18 होता है। ठीक है ठीक है, हमें 2 घटा रहा था तो गड़बड़ होता है। 6 में से 4 गया 4 हो गया, इसमें 4 हो गया, इसमें 4 हो गया, तो यहाँ पे भी 4 का अंतर आना चाहिए, तो यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 22 होगा, तो 9 2 11 हो जाएगा, 4 2 6, 49 और 22 क्या हो जाएगा 49 22, 9 2 11, 4 2 6 7 होगा ना, अरे भाई गर्भ, हाँ 7 हो जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ पे जो अंतर होगा 4 का होगा, तो यहाँ 26 आएगा, तो 26 मतलब कि 6 1 7 हो जाएगा और 7 2 9 हो जाएगा। तो इस हिसाब से देखोगे तो 71 97 है, कोई 97 वाला तो है। अब आगे ऐसे बढ़ाते चले जाना, तो बढ़ाते चले जाओगे तो 97 के बाद 127 आ जाएगा और 161 भी आ जाएगा, 127 आ जाएगा, 161 आ जाएगा, अर्थात इसका जो देखोगे राइट विकल्प है वो सी डी ई इसका राइट विकल्प बन जाएगा। अच्छा यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे सी बना लीजिएगा, गलती हो गया है, सी डी ई इसका राइट आंसर बन जाएगा। बस ऐसे सीरीज है, 4 4 की सीरीज है, समझ जाएंगे, आप सभी लोग कर भी लिए होंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 23 है, 5W से सवाल पूछा गया था, लेकिन इसको एनटीए ने क्या कर दिया है, कैंसिल कर दिया है, तो हमको इसको सही नहीं करना है, तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरियन इन रिसर्च इज मेनली रिलेटेड टू द सब्जेक्ट कैजुअलिटी। कह रहा है कि इसमें से सबसे ज्यादा रिलेट करता है कैजुअलिटी को, कौन करता है, बहुत बार बताया है, सबसे ज्यादा जो रिलेट करने वाला है इसको वो इंटरनल वैलिडिटी है। इंटरनल वैलिडिटी में देखा जाता है कि जो आईवी है, जो डीबी है, डीबी पर जो प्रभाव पड़ रहा है वो केवल और केवल आईवी का ही प्रभाव डीबी पर पड़ना चाहिए। मतलब कि जो भी हम मैनिपुलेशन कर रहे हैं, मैनिपुलेशन का प्रभाव डीबी पर केवल वही पड़े, कोई अतिरिक्त प्रभाव ना पड़े। तो जो कैजुअलिटी देखी जाती है वो कैजुअलिटी सबसे ज्यादा इंटरनल वैलिडिटी में देखी जाती है। जो एक्सटर्नल वैलिडिटी है, एक्सटर्नल वैलिडिटी तो जनरलाइजेबिलिटी से संबंधित होता है, मतलब कि सामान्यकरण से संबंधित होता है। जब कोई भी हम लॉ तैयार कर रहे हैं या कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जब हम उस एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करते हैं, अब वो ऑन फील्ड पब्लिक में आता है, जहां उसको लागू होना है वहां आता है, वहां देखते हैं कि जो नियम या जो रूल्स हमने तैयार किए हैं वो कितने हद तक लागू हो रहे हैं, तो उसको हम एक्सटर्नल वैलिडिटी कहते हैं। लेकिन इन द लैब या इन द ड्यूरिंग द प्रोसेस जब उसको हम चेक करते हैं, कार्य कारण प्रभाव देखते हैं, कैजुअलिटी देखते हैं, तो जो कैजुअलिटी है वो क्या है, वो इंटरनल वैलिडिटी का हिस्सा हुआ करती है। ठीक है, तो राइट आंसर डी वाला हो जाएगा, इंटरनल वैलिडिटी। इसमें क्या है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ही प्रभाव डिपेंडेंट पर पड़ना चाहिए, किसी भी प्रकार के अदर कंफाउंडिंग फैक्टर्स का प्रभाव डिपेंडेंट वेरिएबल पर नहीं होना चाहिए। तो इसको हम चेक करते हैं किसमें, आपके इंटरनल वैलिडिटी में हम ये देखने का प्रयास करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल पर जो इफेक्ट होगा वो कारण का ही होना चाहिए, मतलब कि आईवी का ही होना चाहिए। ठीक है, बाकी और सभी तो आप सभी जानते ही हैं। अब लिखा है एक व्यक्ति एक वस्तु को 7% की हानि पर बेचा, यदि उसने 7.5% के लाभ पर बेचा होता तो 87 रुपए अधिक मिलते। अब देखो ऐसे समझ लो, बहुत सरल सवाल है,
अब देखो कह रहा है कि 7% की हानि पर बेचा, मतलब 100 रुपए अगर उसका सीपी आप रखोगे तो 93 रुपए पे वो सेल किया, एसपी 93 है। कह रहा है भाई अगर इस पे बेचा 7% की हानि पर बेचा, यदि कह रहा है यदि उसने 7% के लाभ पर बेचा होता तो मतलब कि कितने में बेचता, 107.5 पे बेचता। 100 रुपए का सामान है, 107.5 में बेचता, ये 93 में बेचा। अगर ऐसा करता तो इन दोनों के बीच में अंतर कितने का आ रहा है, 87 का है, आ रहा है। तो कह रहा है कि वस्तु का मूल्य क्या है, वस्तु का मूल्य क्या है। अब देखो वस्तु के मूल्य 87 रुपए आ रहा है, इसका अंतर तो 87 गुणे 100 हो जाएगा। और नीचे क्या आ जाएगा आपका, नीचे क्या आ जाएगा भाई, मतलब कि एक तरफ से जान लो कि यहाँ पे इन दोनों का अंतर क्या है, इन दोनों का अंतर 7 इधर है 7 इधर है, कुल मिला के आप ऐसे कहो जैसे वहां पे लगाते हैं। 14 का मान कितना दिया है, 87 दिया है, 87.5 दिया है, तो 100 का मान निकाल लो। तो 87.5 और गुणे 100 करोगे और नीचे करोगे 14 का, ठीक है। अब 14 का जब करोगे तो 87.5 गुणे 100 और नीचे 14, 14.5 है ना। हाँ यार यहाँ तो गड़बड़ कर रहे हैं हम, यहाँ इन दोनों में अंतर देखो, यहाँ पे 93 से लेके 107 तक देखोगे तो अंतर जो बन के आएगा वो 14.5 का बन के आएगा। जो भाई प्राइस में डिफरेंस आ रहा है वो 27 का आ रहा है। तो 14.5 का मान क्या निकल के आ रहा है, 14.5 का मान आ रहा है 87 रुपए में। तो यहाँ पे दशमलव लगा दिया था, गलती किया था। तो 100 का मान निकालना है तो ये हो जाएगा 100 गुणे 87 और नीचे आ जाएगा 14.5। अगर दशमलव हटाना है भाई तो एक जीरो यहाँ पे बढ़ा के इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे पूरा का पूरा, कैलकुलेट करने के दौरान जो वैल्यू आपको मिलेगी वो 600 रुपए मिल जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो 600 है। बहुत बार कैलकुलेशन बताया है, कर लीजिएगा, समय भी मैं ज्यादा ले लिया हूँ। क्वेश्चन नंबर 26 है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द बायोमास प्रोड्यूस्ड बाय द फोटोसिंथेसिस इन द टाइम गिवन बाय प्लांट्स आफ्टर रिड्यूसिंग द डैमेज कॉज्ड रिपायरेशन। कहने का मतलब यह है भाई जो पौधे होते हैं वो प्रदत्त समय में प्रकाश संश्लेषण द्वारा जय मात्रा में श्वसन के दौरान जो क्षति घटाने पर शेष को निम्न में से क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इसको बुलाता है एनपीपी। बेसिकली ये क्या है, रेफर्स टू बायोमास प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स थ्रू द फोटोसिंथेसिस आफ्टर द सबट्रैक्टिंग द एनर्जी लॉस्ट ड्यू बाय रिस्पायरेशन। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसका जो राइट आंसर है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। नेक्स्ट ऑन है क्वेश्चन नंबर 27 है, देयर आर 3 मेन एक्टिविटीज ऑफ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। है तो कम्युनिकेशन का हिस्सा सभी, लेकिन 3 मेन एक्टिविटीज। देख भाई, पहले तो सेंडर होना चाहिए, भाई मैसेज सेंड हो। दूसरा एक रिसीवर होना चाहिए, रिव्यू की बात तो नहीं है, एनालिसिस की बात तो नहीं है, इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। मतलब सेंडर जो मैसेज भेज रहा है रिसीवर को, अगर रिसीवर उसको इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है, तो मैसेज का कोई मतलब नहीं निकलेगा। जैसे तुम लोग अगर बंगाली हो और मैं हिंदी में बकबक करूं, अगर मैं हिंदी में बकबक करूं तो उसका उस कम्युनिकेशन का कोई मतलब निकल पाएगा, उस कम्युनिकेशन का कोई मतलब निकल पाएगा। तो मतलब कि आप मेरी लैंग्वेज को इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हो, तो क्या करोगे भाई, 3 कौन फॉर्म आएंगे, रिसीविंग आएगा, सेंडर आएगा और इंटरप्रेट आएगा। तो ABD इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है जिसको आपको देखना है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी करेक्टली इंटेंडेड अबाउट द ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड टू सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, तो कह रहा है कि ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट को सिस्टम को कौन सपोर्ट करता है। तो पहला देखो कह रहा है कि भाई ब्लैक बोर्ड इस्तेमाल होता है, तो भाई बिल्कुल ट्रेडिशनल वाले में तो होता ही है। बैक टू बेसिक्स प्रणाली के रूप में जाना जाता है, ये भी बात सही। कह रहा है इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स टू यूज सेल्फ टीचिंग टूल्स। कह रहा है स्व शिक्षा उपकरणों का प्रयोग करने की जिम्मेदारी छात्रों की होती है। नहीं भाई ये तो नहीं होती, क्योंकि ट्रेडिशनल टीचिंग सिस्टम में चाक बोर्ड डस्टर वगैरह होता है, सब कौन इस्तेमाल करता है भाई, टीचर ही इस्तेमाल करता है। जो आपको ग्राफ वगैरह दिखाता है सब टीचर ही खड़ा होकर दिखाता है, तो वो तो नहीं हो सकता। वर्चुअल लैब्स आर यूज्ड टू टीचिंग टूल, भाई ट्रेडिशनल है तो यहाँ ये सब कहाँ होगा। चार्ट, मैप, टेक्स्ट टूल, इंपोर्टेंट रिसोर्सेस, हैंड आउट यूज्ड बाय टीचर, ये बात से इसकी बात कर रहे थे। तो ABD इसका राइट आंसर, ABE माफ करिएगा, ABE इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑन है, देखो क्रॉस मैच के सवाल है, खूब अच्छे से देखना। कंप्रिहेंसिव एजुकेशन है, माइक्रो टीचिंग है, टीचिंग कह लेना, एजुकेशन ना कहना, ये ट्रांसलेशन में गड़बड़ी हो जाती है कभी कभी। कंप्रिहेंसिव टीचिंग है, माइक्रो टीचिंग है, स्टेशन टीचिंग है, कोऑपरेटिव टीचिंग है। ठीक है, देखो माइक्रो टीचिंग BEd BTC वाले तो खूब किए होंगे, वहां पे जब प्री सर्विस एजुकेशन ले रहे होते हैं तो वहां पे इस्तेमाल होता है। तो बी का पहला हो गया, तो बी का पहला देखो, बस खत्म बात है, कहानी खत्म है। बी का पहला ही इसका हो गया, तो बी का पहला ही राइट आंसर हो गया। ठीक है, बेसिकली जब हम ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो वहां पे इस्तेमाल करते हैं। तो अब आ जाओ आप किस स्टेशन टीचिंग, क्या स्टेशन टीचिंग को भी बहुत बार बताया है। जो बच्चा होता है, बच्चा क्या करता है, पहले तो क्या करता है कि वो विषय सामग्री को आपस में वितरित करता है, आपस में बात करता है, फिर नहीं हो पाता है तो छात्र दूसरे शिक्षक के पास जाने से पूर्व एक शिक्षक के पास बैठता है। ठीक है, बैठता है, तो सी का थर्ड हो जाएगा।
तो सी का थर्ड हो जाएगा। तो जरा देखो इसमें किसमें सी का थर्ड है, इसमें तो नहीं है, सी का थर्ड इसी में है, सी का सेकंड है, अच्छा सी का सेकंड है यार जी, थर्ड हम कह रहे हैं, सी का सेकंड है। तो अर्थात ये वाला विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो कोऑपरेटिव टीचिंग है भाई, इसमें क्या करते हैं, जो टीचर्स होते हैं आपस में क्या करते हैं, आपस में भाई ठीक से मिलजुल कर काम करते हैं। किसमें, कोऑपरेटिव टीचिंग में। कोऑपरेटिव टीचिंग, तब डी का देखोगे तो डी का कौन हो जाएगा, डी का तीसरा हो जाएगा। भाई इसी में तो क्या है भाई, सिचुएशंस ऐसी है कि भाई क्लासरूम में 2 टीचर्स हैं जो कि टुगेदर साथ काम कर रहे हैं, तो ये इसका हो गया। तो कंप्रिहेंसिव कौन बच रहा है, कंप्रिहेंसिव के लिए बच रहा है 4 वाला, तो इसका ये 4 नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो बी वाला विकल्प इसका, बी वाला नहीं, सी वाला विकल्प इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 30 है, टू रिकॉर्ड वॉइस नरेशन फॉर योर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यूज योर कंप्यूटर। कह रहा है कि भाई अगर आपको आवाज रिकॉर्ड करना है तो क्या प्रयोग करोगे। देखो, एक तो साउंड कार्ड होना चाहिए, मेरा फेवरेट सवाल है, और दूसरा माइक्रोफोन होना चाहिए। ठीक है, तो ए और ई इसका राइट विकल्प बन जाएगा, ए ई इसका राइट विकल्प बन जाएगा, क्योंकि रिकॉर्ड कर रहा है, बुलवा नहीं रहे हैं। जैसे आप मेरी आवाज स्पीकर से सुन रहे हो, लेकिन मैं अपनी आवाज रिकॉर्ड करने के लिए क्या कर रहा हूँ, माइक्रोफोन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, चलो ए एंड डी इसका राइट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि भाई मैच कराने हैं कॉलम सवाल को, मैच कराने हैं सवाल को। देखिए ये ब्लॉग है, ये पॉडकास्ट है, टैगिंग है, विकीज है। ब्लॉग क्या होता है, कई बार पढ़ाया है। ब्लॉग क्या है, पर्सनल इंटरनेट मैगजीन है, जान लो कि जिसको आप हर रोज अपडेट करते हो। तो ए का पहला हो गया, ए का पहला किसी में है ही नहीं। देखो ऐसे इल्यूमिनेट होते हैं सवाल। ठीक है, तो घबराना नहीं होता है, एक को आता है तब भी काम हो जाएगा। तो अब पॉडकास्ट क्या है भाई, पॉडकास्ट तो आप सब लोग खूब सुन रहे हो आजकल, तो डिजिटल मीडिया फाइलों की श्रृंखला आप कह सकते हो। तो ये हो गया थर्ड वाला विकल्प, बी का थर्ड हो गया। ओ गलत है, ए का फर्स्ट है, बी का सेकंड कैसे होगा भाई, बी का सेकंड नहीं, बी का सेकंड तो नहीं होगा, बी का थर्ड होगा। ओ ए का फर्स्ट है, एक का फर्स्ट मैं बोल रहा हूँ, ए का मैं 4 बोल रहा हूँ, ए का मैं 4 बोल रहा हूँ, तो ये कहाँ कर रहा हूँ। ए का ब्लॉग क्या होता है, ब्लॉग ए का 4 है, तो यहाँ पे फर्स्ट लिख दिया हूँ। ए का 4 है, ए का 4 यहाँ खत्म हो गया, ये ए का फर्स्ट है, ए का 4 यहाँ पे दिया है, ये वाला सही होगा। ठीक है, ए का 4 है। और पॉडकास्ट पे जाओगे तो पॉडकास्ट में क्या है भाई, 2 लोग बैठे होते हैं आपस में बातचीत करते रहते हैं, तो बी का थर्ड होगा। ठीक है, बी का थर्ड। टैगिंग क्या है, टैगिंग का सेकंड हो जाएगा। एक प्रकार की क्या होती है, बुक मार्किंग होती है। जैसे कोई वेब पेज या फोटो के ऊपर आप इसको आपको डिफाइन करना होता है, डिस्क्राइब करना होता है, साइन करना होता है, तो आप करते हो। ठीक है, और विकीज क्या है, विकीज भाई ब्राउजर का उपयोग करके वेब पेज बनाओ, आप उसको संपादित करो, विकीपीडिया आप लोग जानते ही हो। तो इसका राइट आंसर जो बन जाएगा वो थर्ड वाला बन जाएगा। ठीक है, ए का 4 है, ये सी बना लेना बच्चा। ये बुलेट नंबरिंग जो लगाते हैं हम लोग ना, नंबरिंग, उसमें गड़बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो ये ब्लॉग है। ब्लॉग एक टाइप की ऑनलाइन डायरी होती है, जहाँ पे इंफॉर्मेशन वेबसाइट वगैरह पे हम क्या करते हैं, जो ब्लॉगर्स होता है वो चीजों को पोस्ट करता है, लिखता है, आर्टिकल, फोटोज, वीडियोज वगैरह सब चीजें करता है। ठीक है, तो कुल मिला के कह सकते हो कि ये ऑनलाइन डायरी हो, जिस डायरी आप अपनी बनाते हो वो होती है। पॉडकास्ट क्या है, डिजिटल वीडियो इसमें शो होता है भाई, 2 लोग बैठ के आपस में बात करते हैं विया द इंटरनेट। टैगिंग क्या है, टैगिंग एक डिजिटल कंटेंट है जो कि ब्लॉग, पोस्ट, फोटोज, वीडियोज पे अपना हम पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। विकीज क्या है, एक प्रकार का कोलैबोरेटिव वेबसाइट होती है, जिसपे कलेक्टिवली हम उस वेबसाइट को यूजर क्या करता है, एडिट कर सकता है, ऐड कर सकता है, डिलीट कर सकता है उस पर से कंटेंट। ठीक है, अब चलो 32 है, विच कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ फोल्क ट्रेडिशन ऑफ कम्युनिकेशन इन इंडिया। किसको फोल्क ट्रेडिशन के रूप में फोल्क ट्रेडिशन के रूप में नहीं माना जाता है, या भारत में संचार की लोक परंपरा के रूप में नहीं जाना जाता है। तो ये बस एक ही विकल्प है, सिनेमा। बाकी रामलीला, राम का नाम ही काफी है, यात्रा है और कुंभ मेला है। तो इन सबको तो पता है, इसी को लगा दो राइट आंसर। फर्स्ट वाला यात्रा क्या है, एक प्रकार का फोल्क थिएटर ये भी होता है, उड़ीसा और बंगाल में मनाया जाता है। रामलीला तो कुछ पूछना नहीं है, और कुंभ मेला तो अभी लगा था भाई, कल्चर गैदरिंग करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एट्रीब्यूट लर्निंग स्टाइल। लर्निंग स्टाइल को कौन कंसीडर करोगे, किसको किसको। इट इज द स्टूडेंट वे ऑफ लर्निंग, ये भी बात सही है भाई, विद्यार्थी के सीखने का एक तरीका है, अधिगम। ठीक है, चलो अब देखो, दीज आर द ये परिवेश में उद्दीपन और प्रतिक्रिया देने के लिए शिक्षार्थियों में शक्तियां और वरीयताएं हैं। दीज आर द स्ट्रेंथ ऑफ प्रेफरेंसेस लर्नर्स टू द रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली इन द एनवायरमेंट, ये भी सही है। इट इज द थिंग्स लर्न बाय लर्नर। ठीक है, तो ये भी सही है। और
यह शिक्षार्थी द्वारा सीखी गई बातें हैं। अधिगम, यह किसी नए अधिगम के लिए विकसित किया गया एक व्यवहार संबंधी पैटर्न है। ये वाला सही है, तो ए बी डी इसका राइट आंसर बन जाएगा। इस हिसाब से देखोगे तो ये सेकंड वाला विकल्प इसका राइट बन जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑन है इन द कंप्यूटर नेटवर्किंग आईपी वर्जन 6 आईपी वर्जन फ्रॉम द एड्रेस 4। कह रहा है भाई 6 वाला 4 से कितने गुना बड़ा होता है, तो IP6 जो होता है 128 बिट का होता है, और IP जो 4 होता है IPv4, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। IPv6 जो होता है 128 बिट का होता है, IPv4 जो होता है 32 बिट का होता है। तो 32 कितना गुना बड़ा है 128 से, तो 32 गुणे 4 करोगे तो इसका राइट आंसर बन जाएगा 4 गुना बड़ा है। ठीक है, तो चलो देखो, जो IPv4 है 32 बिट एड्रेसिंग होती है, और जो IPv6 है 128 बिट्स की एड्रेसिंग होती है, तो दोनों का गुना कर दोगे तो 4 गुना इसका आ जाएगा। ठीक है, कह रहा है आई इरिटेशन ड्यूरिंग द कॉमेट इज अ कॉमन फिनोमिना मोस्ट ऑफन इज काज्ड बाई। कह रहा है कि भाई आई में इरिटेशन होता है, मतलब क्या है कि भाई धुमकुहा जिसको बोलते हो, ठीक है, धुमकुहा जिसको बोलते हो, तो ये किसके कारण से होता है। तो इसका जो राइट आंसर देखो, ओजोन यहां से हटाई दो, ओजोन क्या है, ओजोन के कारण भी होता है, लेकिन आप कह सकते हो कि नॉमिनल, बहुत ही कम, उसको जोड़ा नहीं जाता है। बाकी ए बी डी इसके राइट विकल्प होंगे, ए बी डी इसका राइट विकल्प हो जाएगा। ठीक है, जो कि आंखों में जलन का कारण बनता है। अरेंज द फॉलोइंग एंशिएंट इंडिया इंस्टीट्यूशंस इन द ऑर्डर ऑफ ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, चलना है भैया। अब कौन कौन सी, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला और शारदा पीठ। देखो शारदा पीठ है, मतलब कि यहां से शुरू करोगे तो यहाँ पे आ जाओगे, ये जम्मू कश्मीर का लगभग दायरा, तो यहाँ, और विक्रमशिला यहाँ, तो पहले तो विक्रम फिर शारदा, फिर लास्ट में शारदा। ठीक है, तो C&D जरा देखो, C&D नहीं हो रहा है। ओ अच्छा, विक्रमशिला है ना, विक्रमशिला तो C है, होना तो चाहिए, होना तो चाहिए कि C यहाँ पे आएगा और D यहाँ पे आएगा, DC यहाँ पे जाएगा एकदम किनारे, और D यहाँ पे आना चाहिए। तो शारदा पीठ C&D कोई विकल्प ही नहीं है। एक मिनट, मैप पे चलते हैं जरा। हम CBDA है, तो CBDA, अच्छा तक्षशिला सबसे लास्ट में जा रहा है। जरा देखो यहाँ पे कहाँ गया भाई, देखो मैप देखो, ये विक्रमशिला है बाबू, विक्रमशिला है। फिर नालंदा की बात हुई, ये नालंदा है, तो ये तो सबसे पहले है विक्रमशिला, फिर नालंदा आ जाएगा, फिर शारदा पीठ है। ठीक है, और तक्षशिला है, वैसे शारदा पीठ तो इससे पहले हमको दिख रहा है। ठीक है, फिर शारदा पीठ है। ठीक है, तो जरा देखो कौन सा है भाई, पहले विक्रमशिला फिर नालंदा, विक्रमशिला फिर नालंदा, CB तो सही है। फिर किसको देखा जा रहा है, पहले तक्षशिला को रीड किया जा रहा है, CBDA। अच्छा पहले, फिर इसके पहले शारदा पीठ आ रहा है, शारदा पीठ तो है पहले। ठीक है, मैं ही थोड़ा इनकरेक्ट हो रहा था। CBDA इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो CBDA ऐसे मैप से आप इसको देख लेंगे तो याद भी हो जाएगा। ठीक है, आइडेंटिफाई द पैटर्न ऑफ टैक्टिक इन द फॉलोइंग हैबिट्स आर द सेम एज ओनली। कह रहा है कि आदतें केवल तार वाला समान होती हैं, हम प्रतिदिन इसका तंतु बुनते हैं, इसे शीघ्र तोड़ा नहीं जा सकता है। तो कह रहा है कि ये किसका उदाहरण है, आप पहचानिए इसको। ये कॉजल डिवाइस है, नहीं भाई, ये टैक्टिक्स ऑफ इनोलॉजी है, यही होना चाहिए। ठीक है, ये सादृश्यता है, मतलब कि वहां पे समानता की बात हुई है, जो आदतें हैं वो केबल के समान होती है। एनालॉजी में तो हम सादृश्यता ही तो देखते हैं ना, तो टैक्टिक्स ऑफ एनालॉजी ही इसका राइट विकल्प होना चाहिए। तीसरा है टैक्टिक्स ऑफ अथॉरिटी, पहले देखो राइट आंसर है टैक्टिक्स ऑफ एनालॉजी, क्योंकि जहां पे भी समानता की बात होगी वहां पे एनालॉजी आएगी। जैसे सवाल हम आपको बताते हैं, जैसे 3 उदाहरण दे दिए कि भारत की राजधानी इसकी है, पाकिस्तान की ये है, चाइना की ये है, तो अमेरिका की हमने पूछ ली, तो आप उन तीनों में क्या देखते हो, भारत की राजधानी दिल्ली है, अमेरिका की चाइना की बीजिंग है, तो आप देखते हो समानता, तीनों में समानता जो होती है वही समानता चौथे पे लागू कर देते हो। ठीक है, तो ये टैक्टिक्स ऑफ एनालॉजी है, टैक्टिक्स ऑफ एनालॉजी जो जिसमें हैबिट्स की तुलना फाइबर से की गई है। एनालॉजी में हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, लास्ट में हम एनालॉजी देखते हैं। ठीक है, समानता देखते हैं, भाई समानताएं है भी नहीं। डेफिनेशन में टैक्टिक्स ऑफ डेफिनेशन क्या बतलाएगी, टैक्टिक्स ऑफ डेफिनेशन में मतलब हम डिफिनेशन से, उसकी परिभाषा से कोई चीज स्पष्ट करते हैं। टैक्टिक्स ऑफ अथॉरिटीज में क्या होगा कि भाई हम देखते हैं कि उस पर्टिकुलर ओपिनियन को किसने दिया है। ठीक है, जैसे एनसीईआरटी कोई बात कहेगी, सुप्रीम कोर्ट कोई बात कहेगी, तो हमको भाई उस बात को मानना पड़ेगा, क्योंकि क्या है, वो अथॉरिटीज हैं। ठीक है, अब टैक्टिक्स ऑफ डेफिनेशन भाई डेफिनेशन से चीजों प्रूव करती है। कैजुअल डिवाइस का मतलब क्या है, भाई ऐसी डिवाइस जो कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को दिखलाए, बतलाए। ठीक है,
चलो राइट आंसर प्रैक्टिस ऑफ एनोलॉजी। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज आर द एस्टेब्लिश इन द ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 1966। ठीक है, तो कह रहा है कि भाई 1916 में स्थापित होने वाली यूनिवर्सिटीज, देखो हमको दो पता है, SNDT 1916 में, BHU 1916 में, ये दो पता है। पटना भी पता है 1917 में है, लेकिन ये तो देखो B एंड E एक में रहेंगे, D नहीं आएगा। B एंड E एक में है, D नहीं आया है। ठीक है, B एंड E, D आ गया है, खत्म करो। AD आ गया है, खत्म करो। AB नहीं, B एंड D कहां गया भाई? B एंड D, ओ सॉरी, B एंड E एक में रहेंगे, B एंड E एक में है, इसमें है, और D नहीं आया है, तो खत्म करो इसको भी। B वाला विकल्प इसका राइट आंसर बन जाएगा, BCE। तो मतलब BHU 1916 में स्थापित हुई थी, SNDT यूनिवर्सिटी 1916 में स्थापित हुई थी, उस्मानिया आपकी 18 में हुई थी, यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर ये 16 में हुई थी। मैसूर 16 में थी ना? हाँ यार 16 में ही थी। ठीक है, तो और बाकी पटना तो 17 में थी, उस्मानिया 18 में हो गई थी, तो 16 की पूछा गया था, तो BCE इसका राइट विकल्प बन जाएगा। तो याद करने वाली चीजें हैं, कुछ इसमें दिमाग नहीं लगाना है, रट लेना है। ठीक है, अब देखो भाई, देखो ये सवाल पिछले 3 प्रैक्टिस पेपर से हमको क्या कर रहा है, हमारा पीछा किया हुआ है। कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग डेटा से इंक्रीजिंग ऑर्डर, वेरिएशन ऑफ कोएफिशिएंट विद द फॉलोइंग पेयर्स मीन्स एक्स बार एंड स्टैंडर्ड। ठीक है, तो ये क्या है? एक्स बार है, और ये तो आप जान ही रहे हो स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल है। तो जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है ये बराबर होता है आपके स्टैंडर्ड डेविएशन इंटू 100 के, और नीचे है आपका क्या? नीचे है आपका एक्स बार। तो बस इसी को आप नोट कर लीजिए और इसी को हल कर लीजिए। कहने जैसे पहला विकल्प अगर हल करो, मैं कराऊंगा नहीं। अब ये 1.7 है, गुड़ा यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी ये पे इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 8 है, 8 गुड़े 100 हो जाएगा, और नीचे 1.7 आ जाएगा, ये एक्स बार की वैल्यू है। ठीक है, अब इसी को आप हल कर लेंगे, जो मान आएगा उसके बाद आप इसको हल कर लीजिएगा। 2.2, अरे भाई यहाँ पे तो उल्टा लग दिया मैंने, यहाँ पे तो उल्टा लिख दिया। तो यहाँ पे क्या है, ऐसे आपका स्टैंडर्ड डेविएशन 1.7 है, 1.7 इंटू 100 के हो जाएगा, नीचे यहाँ पे 8 हो जाएगा। बी वाला क्या हो जाएगा? 2.2 इंटू 100 हो जाएगा, नीचे आपका 11 हो जाएगा। ये वाला 3.6 इंटू 100 हो जाएगा, नीचे 15 हो जाएगा। ये वाला 3 गुड़े 100 हो जाएगा, नीचे 16 आ जाएगा। बस इतना आप कर लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर मैं बतला दे रहा हूँ, डी मतलब डी वाला विकल्प इसका राइट आंसर है, DBCA इसका राइट विकल्प है। पिछले 4 प्रैक्टिस सेट में यही सवाल कराया हूं, कर लीजिएगा, समय भी आज ज्यादा लग गया है। विच आर द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड, किसका अनुमान लगाया जा सकता है? देखो अनुमान लगाना है, मतलब इंडियन लॉजिक जैसा सवाल है। देखो कह रहा है कि आपको ज्ञात है कि मुझे कैसे इस बात की जानकारी है, आपको ज्ञात है कि मुझे कैसे इस बात की जानकारी है कि पशुओं में आत्माएं होती हैं। मतलब ये क्या है? पशुओं में आत्माएं होती हैं, कंक्लूजन बतला रहा है एक तरफ से, जान लो। आपको ज्ञात है कि मुझे कैसे इस बात की जानकारी है कि पशुओं में आत्माएं होती हैं, मतलब इसका कंक्लूजन क्या है? पशुओं में आत्माएं होती हैं, क्योंकि औसतन निम्नतम पशु इस पृथ्वी पर रहने वाले अधिकतर मनुष्यों की तुलना में काफी अच्छा और दयालु होता है। तो ये क्या है? आप कह सकते हो कि इस आधार पर हम कह रहे हैं कि पशुओं में आत्माएं होती हैं। तो ये एक तरफ से कह सकते हो कि ये प्रीमाइसेज है, आधार वाक्य है, और ये कंक्लूजन है। बस इसी को पकड़ो। जरा देखो, कह रहा है कि पशुओं में आत्मा होती है, ये निष्कर्ष है, सही है। ई वाला देखो, ये इसमें नहीं है, अब तो फंस गया मामला। आधार वाक्य देखो कहीं पे लिखा है या प्रीमाइस लिखी कहीं? आधार वाक्य निम्नतम पशु इस पृथ्वी पर रहने वाले हैं, और मनुष्य की तुलना में, यही बोला ना, निम्नतम पशु इसमें रहने वाले हैं, काफी अच्छा होता है ना, तो काफी अच्छा। ये वाला आधार वाक्य है, अर्थात ए एंड ई इसका राइट आंसर होगा। 2 ही चूज करना है। आधार वाक्य पशुओं में आत्मा होती है, आधार वाक्य तो नहीं, तो कंक्लूजन है या एक युक्ति ही नहीं है, ये भी बात गलत है। निष्कर्ष निम्नतम पशु इस पृथ्वी पर रहने वाले अधिकतर मनुष्यों से तुलना, इसी के आधार पे तो कंपेयर किया जा रहा है, ये नहीं हो सकता। ए एंड ई इसका राइट विकल्प बन जाएगा। तो ऐसे ही आपको इल्यूमिनेट करना है। ठीक है, अब देखो ये नंबर सिस्टम का सवाल है, इसको भी कई बार पढ़ाया है। 107 और 257 है, कह रहा है कि इसको बदलना है आपको। अब देखो ये भी डेसिमल है, ये भी डेसिमल है, ध्यान में रखना, 10 लगाना भूल गया है। ठीक है, तो अब 107 है, इसको 16 में जब आप इसको डेसिमल में बदलोगे तो क्या हो जाएगा? 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2। ठीक है, यहाँ भी 16 की पावर 0, 16 की पावर 1 और 16 की पावर 2। तो यहाँ पे जरा देखोगे तो 16 की पावर 0 मतलब 1 होता है, यहाँ पे 7 आ जाएगा। यहाँ पे 16 21 16 होता है, तो यहाँ पे 160 आ जाएगा, यही होगा ना? अरे क्या है भाई, यहाँ पे 0 है, 207 है यार, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 16 दम्मा 256 और 1 है ना यहाँ पे, हाँ ठीक है,
16 16 में 256 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 256 आ जाएगा। तो 256 प्लस 7 जोड़ोगे तो क्या आएगा, तो 256 प्लस 7 जोड़ोगे 263 आएगा। तो पहले तो ये ध्यान रखना। अब इसमें देखो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पे 7 आ जाएगा। 16 1 के 16 25 80 हो जाएगा। यहाँ पे 256 दूना क्या होता है, 256 दूना 512 होता है, ठीक है। तो 512 प्लस 80 प्लस 7 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 512 प्लस 80, 512 प्लस 7 519, और मान लो 520 हो गया, तो 80 जोड़ोगे तो 100 हो जाएगा, तो 599 आ जाएगा, ठीक है। 599, तो अब 263 को 599 में जरा जोड़ लो, तो 9 3 12 होता है, 6 3 9, 9 1 10 हो जाएगा ना, और सॉरी 9 6 15, 9 6 15 1 16 हो जाएगा। 5 2 7 1 8, 862 वाला इसका राइट विकल्प है। तो इसको अगर आप हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है ये, इसमें 16 नंबर्स का इस्तेमाल किया था, डेसिमल में 10 होता है, तो अगर हेक्साडेसिमल से डेसिमल में जाओगे तो 862 इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगर इसके बारे में आपको इन डेप्थ समझना है तो मैंने आईसीटी की यूनिट में 2 वीडियो दी है नंबर सिस्टम की, बच्चा उसको देख लेना। ऐसे सवाल या इससे फेर बदल करने वाले सवाल आप बहुत आसानी से उसको कर ले जाओगे, ठीक है। 42 नंबर है, ऑन द फर्स्ट ऑफ फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मेजर टेक्नोलॉजिकल। देखो जो फर्स्ट जनरेशन थी उसमें वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ था, जो सेकंड थी उसमें ट्रांजिस्टर, थर्ड में आपका इंटीग्रेटेड सर्किट, और फोर्थ पे जा सकते हो आप क्या, माइक्रो प्रोसेसर। कहने का मतलब ये है कि पहले सी आएगा, फिर ए आएगा, फिर आपका डी आएगा, फिर आपका बी आएगा, ठीक है। सी ए डी बी इसका राइट आंसर होगा, डी वाला विकल्प इसका राइट आंसर है, ठीक है। देखो 1940 56 ये देखो, इसके लिए ज्यादा परेशान मत होना, ये वेरी करता है बुक टू बुक, पेज टू पेज इंटरनेट के, ठीक है, तो परेशान ना होना। लेकिन ये फिक्स्ड है, वैक्यूम ट्यूब है, ट्रांजिस्टर है, आईसी है, माइक्रो प्रोसेसर है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है फिफ्थ वाले में। ये कुछ इसके उदाहरण है, यहाँ से भी सवाल आ जाता है। इनेक वेनेक किस जनरेशन के कंप्यूटर है, 14 से 1 किसका है, 360 किसका है, 4004 है, पूछा गया है। आप आईसीटी की प्रीवियस ईयर सवाल सॉल्व करोगे तो इन सब से सवाल पूछा गया कि इनेक कौन से जनरेशन का है, आईबीएम 14 से 1 कौन से जनरेशन का है, 360 किसका है, 4004 किसका है, पूछा गया है, तभी इंक्लूड किया हूं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 43 है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट द रिस्पेक्ट ऑफ द वर्ड प्रूफ, मतलब कि वर्ड शब्द प्रमाण की बात कर रहा है, ठीक है। नंबर इज इंडिकेटिव द जनरल, ये सामान्य सूचक शब्द है, नहीं भैया। अब ये जो वर्ड प्रूफ्स हैं मतलब कि शब्द प्रमाण की बात है, तो ये जैन फिलोसफी में सबसे ज्यादा होती है, कि जैन फिलोसफी में सबसे ज्यादा फोकस्ड होती है, ठीक है। तो विशेष सूचक शब्द है जैन फिलोसफी का, यही इसका राइट आंसर बनेगा। अगर आप वेदांत की तरफ जाएंगे तो वेदांत में ज्यादातर इसको किसको, शब्द को सत्य की रूप में देखा जाता है, ठीक है। तो पुरातन न्याय के लिए शब्द सामान्य का बोध करवाता है, नहीं, तो इसका राइट आंसर है जैन वाला ही है, ठीक है। तो ये जैन फिलोसफी से रिलेट करता है, विशेष तकनीकी अर्थ होता है कुल मिला के। किसमें, आपके जैन दर्शन में प्रमाण को प्रूफ के रूप में शब्द को देखा जाता है, अनुमान, प्रत्यक्ष अनुमान शब्द, ये आपके जैन फिलोसफी के एविडेंस है, प्रमाण है। और वेदांत में प्रमाण का अर्थ होता है सत्य ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम होता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 44 है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स द असेंडिंग ऑर्डर इन द डियर फॉरेस्ट कवर। अब देखो एक बड़ा कठिन सवाल आया है, निम्न राज्यों को वनाच्छादित क्षेत्रों के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, किसके यहाँ कितना वन है। देखो भाई एकदम इफेक्ट वाला सवाल है, हमको भी एग्जैक्ट याद है नहीं, तो अच्छा इसको एनटीए ने कैंसिल भी कर दिया, तो चलो बहुत अच्छी बात है। तो अब किसके यहाँ कितना ज्यादा वन है उसी के आधार पर, इसे सबसे ज्यादा तो हम लोग जानते हैं मध्य प्रदेश में है, ई वाला तो इसमें है, ये नहीं है, तो ई वाला है नहीं शायद, इसीलिए इसने कैंसिल कर दिया। सबसे ज्यादा वन कहाँ है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, अ रिसर्चर टेल्स द पार्टिसिपेंट्स समथिंग अनट्रू रिगार्डिंग रिसर्च सेशन विद द पर्पजिंग ऑफ मिसलीडिंग देम, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिसर्च यूजिंग, ठीक है। करेक्ट भाई, एक जो शोध करता है प्रतिभागियों को गुमराह कर रहा है के उद्देश्य से उन्हें एक शोध सत्र के संबंध में कुछ असत्य बोलता है, मतलब कि अपने रिसर्च के दौरान वो पार्टिसिपेंट्स जो हैं उनसे कुछ झूठी बातें बोलता है। तो शोध करता है क्या प्रयोग कर रहा है, मैं भी खूब करता हूं, इसका नाम है एक्टिव डिसेप्शन, ठीक है। सक्रिय छल इसको हिंदी में बोला जाता है, लेकिन एक्टिव डिसेप्शन करने का मतलब कुछ गलत नहीं होता है, मतलब कि हम क्या करते हैं, जो प्रतिभागी होते हैं उनको जानबूझकर गलत जानकारी देते हैं या कुछ तथ्य उनसे छुपाते हैं। मेरा छुपाने का मतलब ये होता है उसको छुपाएंगे नहीं तो सही बात निकल कर नहीं आएगी, तो इसको हम विशेष कंडीशन में ही करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि जब मन करेगा वही करते हैं, नहीं, तो हम पार्टिसिपेंट से कुछ बातें छुपाते हैं, लेकिन कुछ बातें छुपाते हैं तो उनसे कुछ बातें निकलवाने के चक्कर में, ठीक है। कई टाइम ऐसा होता है जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक वो जो सत्य है वो निकल के ही नहीं आएगा।
तो डिसेप्शन इन रिसर्च की कॉन्सेप्ट सीरीज में जाओगे, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है, कि भाई शोध में डिसेप्शन कब होता है, धोखा कब दी जाती है। इसमें जो होता है जानबूझकर गलत जानकारी दी जाती है, कुछ तथ्य छुपाए जाते हैं, लेकिन नैतिक जो निर्देश है, इथिकल गाइडलाइंस है, उसके दायरे में रख के जो एक्टिव डिसेप्शन है, इसमें जानबूझकर झूठी जानकारी देता है रिसर्चर अपने उनको, किसको, पार्टिसिपेंट्स को, ठीक है। और पैसिव डिसेप्शन, एक्टिव डिसेप्शन देखा ही आपने, पैसिव डिसेप्शन भी होता है इसमें भी, कि इसमें क्या करता है, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी छुपा लेता है लेकिन सीधे उनसे झूठ नहीं बोलता है, उसमें तो सीधे झूठ भी बोल देता है, ठीक है। जैसे मान लो मैं प्राइमरी स्कूल में गया, मैं बैठ के बतिया रहा हूं लेकिन टीचर को नहीं बतला रहा हूं कि तुम्हारे मतलब बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो ये क्या है, मैं सीधे झूठ नहीं बोल रहा हूं लेकिन कुछ जानकारी उनसे छुपा लिया कि तुमको रिकॉर्ड भी किया जा रहा है, ठीक है। धोखे का उपयोग कब होता है, जब वास्तविक उद्देश्य बताने से शोध के परिणाम प्रभावित हो सकते हैं, कि भाई अगर सही से इसको हम बता देंगे तो हमारा रिजल्ट सही नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा डिब्रीफिंग एक शब्द है, इससे भी सवाल आया हुआ है। तो डिब्रीफिंग क्या है भाई, प्रतिभागियों को शोध का वास्तविक उद्देश्य, प्रक्रिया और परिणाम के बारे में पूरी जानकारी देना। कब देंगे, जब हमारा मतलब निकल जाएगा, जब हमारा काम हो जाएगा, तो उन पार्टिसिपेंट्स को हम बता देंगे भाई फला कारण से हमने आपके साथ कुछ झूठ बोला है, लेकिन ये जो इथिकल गाइडलाइंस है आईआरबी द्वारा इसको अनुमोदित की जाती हैं, इनके आधार पे ही हम करेंगे, अपने मन से ज्यादा नियम कानून नहीं चलाएंगे। एक टर्म होता है डीहॉक्सिंग। डीहॉक्सिंग का मतलब है कि प्रतिभागियों को हम ये समझा दें कि उन्हें जो भ्रामक जानकारी दी गई थी वो सच नहीं थी, मतलब कि जो धोखा या जो झूठ या जो छल, आप जिसको चाहे जो कह लो, जो गलत जानकारी मैंने छुपाई थी, जब मैं मेरा काम हो गया तो मैं उनसे बतला रहा हूं, तो इसको डीहॉक्सिंग बोला जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये सेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। 45 क्वेश्चन आपने जरूर सॉल्व किया है, लेकिन 45 गुणा 5 या 10 जितना भी कर पाओ कर लो, उतना ज्यादा बेनिफिशियल क्लास रही होगी, क्योंकि मैंने चीजों को एक्सप्लेन किया है आपको बताने समझाने के लिए। एक क्वेश्चन में एक क्वेश्चन नहीं, कई एक क्वेश्चंस के आंसर आपको मिले होंगे। तो उम्मीद करता हूं ये सेशन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। क्लास अगर इंफॉर्मेटिव लगे तो जैरब जोन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, अपने दोस्तों तक हमारी रीच पहुंचाने में थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन आपका भी बनता है, आप उसको करिएगा। तो आपके लिए इतना ही, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।